अन्वी इस समय किचन में थी जब उसने अपनी माँ नेहा वर्मा की आवाज सुनी तो वो अपने हाथों को एक कपड़े से साफ की, फिर किचन से बाहर निकलकर हॉल में आई। जैसे ही वो हॉल में आई, उसकी नजर सामने खड़े करण पर कई। करण को अपने घर में देखकर अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी करण है उसके घर आएगा। अन्वी अभी भी एक जगह खड़ी होकर एक टक करण को ही देखे जा रही थी। जब अव्यान वर्मा ने अन्वी को यहाँ देखे तो मुस्कुराकर अन्वी के पास आकर बोले, तुमने बताया नहीं दामाद जी भी घर आएंगे। तुम अगर हमें पहले बता देती तो हम सभी मिलकर उनके स्वागत की तैयारी भी तो करते। अन्वी जब अव्यान वर्मा की बात सुनी तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। वो एक नजर करण को देखी, फिर अव्यान वर्मा को देख कर कहने लगी, सॉरी पापा, मुझे खुद भी नहीं पता था ये यहाँ आने वाले हैं। ये कहकर अन्वी करण को देखी। करण रिहान को अपनी गोद में लेकर एक टक अन्वी के घबराए हुए चेहरे को देख रहा था। अन्वी को इतना घबराते हुए देखकर उसे काफी मजा आया। वो रिहान को लेकर अन्वी के करीब आया, फिर अन्वी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बात हुई अन्वी, आज सुबह ही तो मैंने तुमसे कहा था ऑफिस से निकलने के बाद मैं तुझे तुम्हारे घर ही आऊंगा। क्या तुमने अपने पापा मम्मी को ये बात नहीं बताई? लगता है तुम बहुत कुछ भूलने लगी हो। ये कहकर करण अन्वी के पापा अव्यान वर्मा को देखा, फिर उनसे कहा, पापा अन्वी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे लगा था अन्वी ने आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। अगर मेरे आने पर आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। ये कहकर करण तिरछी नजर से अन्वी के बदलते एक्सप्रेशन को देखा। जब अव्यान वर्मा ने करण की बात सुने तो वो उनके पास आकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। गलती मेरी बेटी से हुई है तो माफी भी वही मांगेगी। हमें क्षमा करें कि हमारी बेटी से ये गलती हुई है। आप आइए बैठिए। ये कहकर अव्यान वर्मा ने करण को सोफे पर ले जाकर बिठाए। अन्वी हैरान परेशान खड़ी होकर करण को देखे जा रही थी। उसे लगा नहीं था करण इस तरह उसके ही घर आकर उसके माँ बाप के सामने उसकी करेगा। वो करण को देखकर मन ही मन खुद से कहती, इन्होंने तो मुझे कभी बताया ही नहीं है मेरे घर आने वाले हैं। इनके घर आने का मतलब क्या है? क्या इनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? कहीं मेरे मॉम डैड को कुछ बताना ना दे। मुझे जल्दी से इन्हें यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो ये मेरे मॉम डैड को सच बता देंगे। ये सोचकर अन्वी अपनी माँ नेहा वर्मा को देखी, फिर उससे कहने लगी, माँ आपको बड़ी मॉम कमरे में बुला रही है, आप उनके पास जाइए, तब तक मैं इनसे मिलकर आती हूँ। ये कहकर अन्वी जल्दी से करण के पास चली गई। नेहा वर्मा अपनी बैठी को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर अव्यान वर्मा को देखकर आने का इशारा कि अव्यान वर्मा ने अपनी पत्नी नेहा वर्मा के इशारे को देखी तो वो करण से इजाजत लेकर अपनी पत्नी के पास चले गए। अन्वी जैसे करण के पास आई, वो गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, आपने मेरे मम्मी पापा को झूठ क्यों कहा? आपने तो कभी मुझे बताया ही नहीं था आप मेरे घर आने वाले हैं। इनफैक्ट आपको भी तो पता नहीं था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अन्वी करण को गुस्से में यह सब बोल रही थी। करण की गोद में बैठा रिहान जब अन्वी को गुस्से में देखा तो वो उसकी गोद से उतर के अन्वी के पास आया, फिर उसके पैरों से लिपट कर कहा, मम्मा आप डैडी को मत डांटो, क्योंकि मैंने ही डैडी से कहा था कि मम्मा के घर चलो, मुझे आपसे मिलना था और नाना नानी जी से भी मिलना था। इसमें डैडी के कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, मैं ही डैडी को यहाँ लेकर आया। ये कहकर रिहान मासूम सा चेहरा बनाकर अन्वी को देखा। अन्वी जो काफी समय से करण को देख रही थी, अब जाकर उसका ध्यान अपने छोटे बेटे रेहान पड़ गया। करण को अपने घर में देखकर वो ये तक भूल चुकी थी कि करण के पास रिहान भी मौजूद है। जब उसने रिहान की बातें सुनी तो जल्दी से उसे अपनी गोद में ली, फिर अपने चेहरे पर से परेशानी हटाकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, मैं आपके डैडी को डांट नहीं रही हूँ। आपने देखा नहीं किस तरह आपके डैडी ने मेरे मम्मी पापा से झूठ कहा। झूठ कहना बुरी बात है, ये बात आप अपने डैडी से कह दो। रिहान ने जब अन्वी की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अपनी पलकें झुकाकर करण को देखकर कहा, यस डैडी, मम्मा इज राइट, आपको नाना जी से झूठ नहीं कहना चाहिए था। आप उन्हें बता देते, मैं ही आपको जहाँ लेकर आया हूँ, ना कि मम्मा ने आपको बुलाया था। आपको पता है, जब मैंने देखा आपने झूठ कहा दादू से तो मुझे काफी गुस्सा आया, लेकिन मैं अपनी मम्मा को देखकर सारा गुस्सा भूल गया। इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी झूठ मत कहना।
करण ने अपने बेटे रिहान की बात सुना तो वो अपनी जगह उठा, फिर अन्वी की गोद से उसे लेकर कहा, जिस तरह से आपके डैडी ने झूठ कहा उसी तरह से आपकी मम्मा ने भी तो झूठ कहा। आपकी मम्मा आपको सिखा रही है झूठ कहना बुरी बात है, तो फिर शुरुआत तो आपकी मम्मा ने ही किया। ये कहकर करण अन्वी को गुस्से में घुरा। अन्वी करण की बात सुनी तो एक पल के लिए घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आया करण ने ऐसा क्यों कहा। उसने ऐसा कौन सा झूठ कह दिया जिस वजह से करण यहाँ आकर उसकी मम्मी पापा के सामने उस पर ही ब्लेम लगा दिया। वह एक नजर रिहान को देखी, फिर करण को देखकर कहने लगे, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं, मैं कब झूठ बोली आपसे? अन्वी की बात सुन के करण हल्का सा शैतानों की तरह मुस्कुराया, फिर उसे देखकर थोड़ा गुस्से में कहा, तुम अपनी मम्मी पापा के घर जाओगी? ये बात सुबह तुमने मुझसे ना कहकर रिहान से क्यों कहा? मुझे पता चला है तुम अभी कुछ घंटे पहले ही घर आई थी, लेकिन तुम घर तो सुबह ही निकली, फिर इतनी देर तक तुम कहाँ थी? अन्वी जैसे ही करण की बात सुनी तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसे इस तरह से घबराते हुए देखकर करण की बोहें सिकुड़ गई, क्योंकि वो उसके सवाल को सुनकर घबरा रही थी। कहीं ना कहीं उसे अन्वी पर शक होने लगा। इससे पहले कि वो अन्वी से कुछ कहता, अन्वी खुद को नॉर्मल करते हुए कहती, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी, उसका कॉल आया था इसीलिए मैं उसके घर चली गई। मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? और अगर आपको पता भी है तो आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भूलिए मत, आपका कोई भी हक नहीं है मुझ पर। आपने ही कहा था मेरी शादी आपसे इसलिए हो रही है क्योंकि आपके बेटे को एक माँ की जरूरत है। तो इसका मतलब यही है आपको मेरे पर्सनल लाइफ है कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं किसके साथ हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, इन सब से आप हमेशा दूर रहिएगा। अभी आप मेरे घर आए हुए हैं इसलिए ये भी मत भूलिएगा। मैं चुप रहूंगी, मुझे बस इतना बता दीजिए आप मेरे घर क्यों आए हैं? जहां तक मुझे पता है आप मुझसे और मेरे पूरे परिवार से नफरत करते हैं, तो यहां आकर ढोंग करने का आपको क्या जरूरत पड़ गया? करण ने अन्वी की बात सुना तो एक नजर अपने बेटे रिहान को देखा जो अपने हाथों में ले चॉकलेट को खा रहा था। करण ने रिहान को वही सोफे पर बिठाया, फिर अन्वी की तरफ देखकर कहा, यू नो व्हाट, मेरा नाम करण मल्होत्रा है, मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक। जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तब मेरा बेटा मेरे पास आकर बोला कि उसको मम्मा के घर जाना है। पहले तो मैं उसे मना भी किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे के अंदर अपने लिए पूरी तरह से जो अच्छाई भर के रखी है उसके चक्कर में मुझे अपने बेटे की बातों को मानना ही पड़ता है। लेकिन मैं इतने आसानी से तुम्हारे घर कैसे आता, इसलिए मैं सोचा क्यों ना तुम्हारे इस घर को खरीदने के लिए चले आओ। मुझे ना तुम्हारा ये घर इतना पसंद आ गया कि मैंने सोच लिया है अब ये घर मैं खरीदने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे घर पर इसलिए ही आया हूँ, वरना मैं तुम्हारे घर के अंदर कदम भी नहीं रखता। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे अव्यान वर्मा और रोहन वर्मा की आवाज सुनाई दी। उन दोनों की आवाज को सुनते ही करण खुद को नॉर्मल किया, फिर अपने जगह पर जाकर बैठ गया। हालांकि ये बात करण जानबूझकर कहा था, वो बस चाहता था अन्वी उसकी बातें सुनकर डरे। उसका कोई भी मतलब नहीं था इस घर से। हाँ, ये सच था, वो अन्वी के परिवार से नफरत करता था, लेकिन रिहान के समझाने के बाद वो समझ चुका था मिडिल क्लास फैमिली लोगों की इज्जत सबसे ऊंची चीज होती है और वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब उसे एहसास हुआ तब उसने सोच लिया था वो अन्वी के परिवारों को कुछ नहीं कहेगा। आए अव्यान वर्मा, रोहन वर्मा वहां आए। अव्यान वर्मा ने जब अपनी बेटी अन्वी को चुपचाप एक जगह खड़े हुए देखे तो उसे देखकर बोले, अन्वी तुम्हें क्या हुआ है, तुम चुप क्यों खड़ी हो जाओ अपनी माँ और बड़ी माँ के पास। ये कहकर अव्यान वर्मा करण के पास जाकर बैठ गए। करण की बातें सुनने के बाद ही अन्वी सन पर चुकी थी। उसे करण की बातों का यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने पापा की आवाज सुनी तो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी उसके नम आंखों को उसके पापा या फिर कोई और देखे। वो जल्दी से वहां भागकर अपने कमरे की ओर चली गई। अव्यान वर्मा उसे इस तरह से भागते हुए देखकर कंफ्यूज होकर रोहन वर्मा से बोले, इस लड़की को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रही है? ना जाने इस लड़की को कभी कभी क्या होने लगता है। पहले भी कुछ कुछ दिन तक ये लड़की किसी ना किसी बात को उदास रहती थी और बताती भी नहीं थी। क्यों उदास है पागल सी? ये कहकर अव्यान वर्मा हंसने लगे।
रिहान भी वही बैठा हुआ था। जब उसने अपने नानू की बात सुना तो वो मुंह बनाकर उन्हें देखकर कहा, नानू आप मेरी मम्मा को पागल मत कहो, वो बहुत अच्छी है। आपको पता है मेरी मम्मा मेरा कितना ख्याल रखती है, जितना डैडी भी नहीं रखते उतना मेरी मम्मा रखती है। अव्यान वर्मा ने छोटे रिहान की बात सुने तो उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। रोहन वर्मा रिहान को अपनी गोद में लेते हैं, फिर अव्यान वर्मा की ओर देखकर बोले, सच में अन्वी बहुत लकी है, उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा मिला है। आज मैं ये देखकर खुश हूँ। अन्वी ये शादी से बहुत खुश है, उसे किसी बात की तकलीफ नहीं है। हमें तो डर लगा रहता था कहीं हमारी वजह से उसे तकलीफ ना हो। ये कहकर रोहन वर्मा मुरझाए हुए चेहरे के साथ अव्यान वर्मा को देखे। रोहन वर्मा की बात सुनकर करण उन्हें देखा, फिर बड़े आराम से कहा, अन्वी को देखकर लगता नहीं कि कबड्डी गेम से निकलने के बाद उसे कोई भी दुख हुआ है। उसके चेहरे पर तो हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है। वो कबड्डी गेम से सच में निकाली गई है या फिर उसकी कोई प्लानिंग थी निकलने की। अव्यान वर्मा ने करण की बातें सुने तो वो उन्हें देखकर उदास मन से कहते लगता है, आप मेरी बेटी को जान नहीं पाए अभी तक। कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, धीरे धीरे आपको मेरी बेटी समझ आ जाएगी। और रही बात कबड्डी गेम्स की, तो वहां से उसे निकाला गया था, वह भी झूठे इल्जाम लगाकर। वह दिन मेरी बेटी के लिए नर्क के बराबर थी। उसका यही सपना था, एक कबड्डी प्लेयर बन सके अपना और पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन उस दिन के हादसे ने मेरी बेटी की किस्मत ही बदल दी। जो लोग उसे पसंद करते थे और वही लोग उसे ना पसंद करने लगे। वो कुछ ठहराव के साथ बोले, लास्ट मैच अन्वी का इंटरनेशनल मैच होने वाला था। हमारी बेटी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो मैच उसकी आखिरी मैच होगी। 3 महीने तक मेरी बेटी बिना सोए अपनी प्रैक्टिस जारी रखती रही। वह 3 महीने तक खाना खाना भी कम कर दी थी। जब हम उसे कहते थे थोड़ा सा आराम कर लो तो बस वही कहती रही, नहीं मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। उसने पूरी दिल जान लगा दी थी। जब कबड्डी मैच का दिन आया तो वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची। उस दिन हम सब घर वाले बहुत खुश थे। हमें पूरा यकीन था हमारी बेटी जीत कर ही आएगी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उससे 3 महीने तक मेहनत करते हुए देखा। 11 ये कहकर अव्यान वर्मा की आंखें नम हो गई। जब रोहन वर्मा ने अपने छोटे भाई के नम आंखों को देखा तो वो करण को देखकर बोले, वो दिन हमारे लिए किसी काली रात की तरह थी। हम सब वहां बैठकर बस इंतजार कर रहे थे कब हमारी बेटी मैच खेलने के लिए आएगी। लेकिन हम इंतजार ही करते रह गए। कुछ घंटों बाद हमें खबर मिली कि हमारी बेटी को गेम से निकाल दिया गया। ये न्यूज सुनकर पूरी तरह से अफरातफरी मच गई थी। हम जहां बैठे हुए थे वहां बैठे और भी मौजूद लोग हमें बुरी नजर से देखने लगे। उन्हें लगा हम अपनी बेटी का इन सब में साथ दिए। अन्वी को कबड्डी गेम से निकाला तो गया था, लेकिन पूरी बेइज्जती करने के बाद हमें इतना तो पता था, जब किसी कबड्डी प्लेयर को गेम से किसी बात के लिए निकाला जाता है तो उसे चुपचाप निकाल दिया जाता है, ना कि उसे लोगों के सामने बदनाम किया जाता है। लेकिन अन्वी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अन्वी को ग्राउंड में लेकर आया गया था। उसे मीडिया वालों के सामने में पूरी जिल्लत सहनी पड़ी। शायद उस समय अन्वी के ऊपर ड्रग्स का नशा चढ़ा हुआ था। कुछ पल के लिए हमें भी लगा था शायद अन्वी ने सच में ड्रग्स यूज किए, लेकिन ये बिल्कुल भी झूठ था। किसी ने अन्वी के साथ जानबूझकर ये सब किया ताकि अन्वी कबड्डी गेम ना खेल सके। ये तो हमें आज तक पता नहीं चला किसने किया, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे जो ये सब पता कर सकते थे। उस काली रात के बाद अगला सवेरा हुआ, तब जाकर अन्वी ने हमें सच बताई किस तरह से वहां गई, अपनी एनर्जी ड्रिंक को ली। उस ड्रिंक को लेने के बाद ही उसके साथ ये सब हुआ। उसके कुछ टीम के लोगों ने ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें वायरल कर दी जो हमें देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। उस दिन से अन्वी ने कसम खा ली थी अब वो कभी भी उस रास्ते नहीं जाएगी जिस रास्ते में उसे धक्के मार कर निकाल दिया गया। हमने उसे कई बार कहा भी तुम फिर से गेम खेलो, लेकिन मेरे छोटे भाई ने पूर्व को गेम खेलने के लिए मना कर दिया। वह जानते थे अब अन्वी अगर गेम खेली तो लोग फिर से उस पर वापस से ब्लेम लगाएंगे। जो न्यूज अभी शांत हो चुकी है वो न्यूज फिर से शुरू हो जाएगी। वो नहीं चाहते थे बार बार उनके परिवार को ये बेइज्जती सहनी पड़े। ये कहने के बाद रोहन वर्मा ने अपने छोटे भाई अव्यान वर्मा को देखा। अव्यान वर्मा की आंखें नम हो चुकी थी। उनकी आंखों से गिरता आंसू उनके हाथों पर जा गिरा। करण उन दोनों की पूरी बातों को सुना। जब उसने उन दोनों की सारी बातें सुन लिया तो उसे एक लंबी सांस लिया।
वो ये तो जानता था अन्वी के साथ गेम में छेड़खानी हुई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था अन्वी कबड्डी गेम खेलने के लिए इतनी पागल थी। पर अन्वी के मुंह से उसने कभी भी कबड्डी गेम के बारे में नहीं सुना। उसने देखा अव्यान वर्मा की आंखों में आंसू थे। वो उठा और अव्यान वर्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा, अब आपको ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं अब उस इंसान का पता लगा लूंगा जिस इंसान ने अन्वी के साथ इतना घिनौना काम करने की हिम्मत किया। जिस दिन मुझे वो इंसान मिल जाएगा, उस दिन उस इंसान को मैं आपके पैरों के नीचे फेंकूंगा। तब आपको उस इंसान को जो भी सजा देना है वो आप बड़े आराम से दे दीजिएगा, क्योंकि हर एक बाप उस इंसान की जान तक ले सकता है जिस इंसान ने उस बाप की बेटी के साथ घिनौना काम करने की हिम्मत की हो। अब बस आप बेफिक्र रहिए, मैं उस इंसान का जल्दी पता कर लूंगा और आपकी बेटी को वापस से कबड्डी गेम में वही इज्जत दिलवा कर रहूंगा। आपका और आपकी बेटी का ये सपना था ना, वो कबड्डी प्लेयर बन सके, उसका ये सपना पूरा करने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। हमारी शादी किसी भी कंडीशन में हुई हो, लेकिन मैं आपकी बेटी के सपनों की उड़ान को खत्म होने नहीं दूंगा। अव्यान वर्मा ने जब करण की बात सुने तो वो उसके गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। इतने सालों तक उनके अंदर जो दर्द थे वो आज करण की बातों को सुनने के बाद निकल गए। उन्होंने करण के कंधे पर सर रखकर रोते हुए कहने लगे, आप सही कह रहे हैं। जिस दिन मुझे वो इंसान मिल गया, उस इंसान की मैं जान ले लूंगा, भले ही उसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं बेफिक्र होकर उस इंसान की जान लूंगा, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। अव्यान वर्मा की बात सुनकर करण उनसे दूर हुआ, फिर उनके आंसुओं को पोंछकर कहा, हाँ, अब यही होगा। वैसे भी करण मल्होत्रा की नजरों से कोई भी नहीं बच पाया है, फिर वो इंसान कैसे बच जाएगा जिस इंसान ने एक बाप की इज्जत को नीलाम करने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर करण ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। नेहा वर्मा और संजना वर्मा किचन के गेट के पास खड़े होकर उन सभी की बातों को सुन रही थी। नेहा वर्मा की आंखें नम हो चुकी थी जब नोह ने करण की बातों को सुनी थी। संजना वर्मा अपनी देवरानी को रोते हुए देखी तो उसको अपने गले लगाकर कहने लगी, अब रोने की क्या बात है, जो होना था वो हो गया, अब जो होगा उस पर निडर रहो। मेरी बेटी ने तो अपनी किस्मत को ही खत्म कर दिया करण से शादी ना करके, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जिसे करण जैसा पति मिला है। उसका पति हर समय उसके साथ रहेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, करण जैसा दामाद तुम्हें मिल चुका है। संजना वर्मा की बात सुनकर नेहा वर्मा नम आंखों से उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर खुद को नॉर्मल करके वह दोनों खाने का प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ गई। जब अव्यान वर्मा ने अपनी पत्नी को खाने की टेबल पर के पास देखा तो वो करण को देखकर कहने लगे, चलिए आप खाना खा लीजिए, वैसे भी रात काफी हो गई है, रिहान को भी भूख लग गई होगी। अव्यान वर्मा की बात सुनकर करण ने अपने छोटे बेटे रिहान को देखा जो रोहन वर्मा की गोद में ही सो चुका था। ये देखकर वो अव्यान वर्मा से कहा, रिहान तो सो चुका है, उससे पहले मैं सुला कर आता हूँ। ये कहकर करण रोहन वर्मा की गोद से रिहान को लेने के लिए आगे बढ़ा, इससे पहले कि वह रिहान को अपनी गोद में लेता। रोहन वर्मा मुस्कुराते हुए करण से बोले, अरे आप कष्ट मत कीजिए, मैं अन्वी से कहकर रिहान को सुला देता हूँ, आप तब तक आकर डिनर कर लीजिए। ये कहकर रोहन वर्मा रिहान को लेकर अन्वी की कमरे की ओर बढ़ गए। करण अपने बेटे को जाते हुए देखा, फिर अव्यान वर्मा के साथ डाइनिंग टेबल के पास आया। उसकी निगाहें इस समय अन्वी को ढूंढ रही थी। अन्वी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। वह समझ चुका था उसकी बातों को सुनने के बाद पूर्व अपने कमरे में जाकर जरूर रो रही होगी। संजना वर्मा और नेहा वर्मा मिलकर करण को खाना परोसने लगी। तभी कुछ समय बाद अन्वी वहां आई। उसकी नजर डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए अपने परिवारों पर गई। करण को देखकर अन्वी को काफी गुस्सा आ रहा था। जब से वह करण की बातें सुनी थी तब से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपना घर किसी भी हालत में करण को नहीं देगी, यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकल कर आई। नेहा वर्मा की नजर जैसे ही अन्वी पड़ गई, वह उसे अपने पास आने का इशारा करती। उनके इशारे को देखकर अन्वी चुपचाप अपनी माँ के पास आई, फिर करण की बगल में दूसरे कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वह इस समय अपने परिवार के सामने करण से कुछ नहीं कह सकती थी। हालांकि उसका रीजन भी दूसरा था, क्योंकि उसे करण से डर भी लग रहा था। उसे डर था कहीं वो करण पर गुस्सा की और करण गुस्से में उसके परिवार के सामने कुछ कहना दिया। इसलिए उसने सोच लिया था कमरे में जाने के बाद ही वो करण से बात करेगी।
करण अपना खाना खाने में मग्न था। वो एक नजर अपनी बगल में बैठी अन्वी को देखा, फिर आराम से अपना डिनर करने लगा। कुछ ही समय में सभी का डिनर पूरा हुआ। नेहा वर्मा अन्वी को देखी, फिर उसे कहने लगी, अन्वी तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब तक तुम्हारे पापा करण जी को कमरे में छोड़ देंगे। अन्वी अपनी माँ की बात सुनी तो वो हमें सर को हाँ में हिलाई, फिर डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों को उठाकर किचन की ओर चली गई। अन्वी अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के कमरे में चली गई और अव्यान वर्मा ने करण को अन्वी के कमरे में छोड़कर वापस अपने बड़े भाई रोहन वर्मा के पास चले गए। करण जब अन्वी के रूम में आया तो उसकी नजर दीवारों पर लगी उसकी सारी तस्वीरों पर गई। यहाँ पर अन्वी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें थी, साथ ही अन्वी जितने भी मेडल जीती थी वो सारे मेडल एक शीशे में बंद रखा हुआ था। ये सब देखकर करण के होठों पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। उसे उस कमरे में एक सुकून महसूस हुआ। उस कमरे से आ रही सुगंध को महसूस करते ही करण ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर थोड़ी समय में ही वो अपनी आंखें खोला और वापस से कमरे को देखने लगा। वो अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अन्वी के चारों तरफ दीवारों पर लगी फोटो को ही देख रहा था। वो चारों तरफ घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे अन्वी के पर्स के पास एक पेपर पर गई। उस पेपर को देखकर करण की आंखें छोटी हो गई। ये वही पेपर था जो पृथ्वी ने अन्वी को दिया था। करण उस पेपर पर अपने कंपनी का नाम अच्छे से नोटिस किया। हालांकि करण ने उस पेपर को पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके कंपनी का नाम बहुत बड़े हेडलाइन में लिखा हुआ था, जिस वजह से करण की नजर काफी अच्छे उस हेडलाइन पर चली गई। उसने धीरे से उस पेपर को अपने हाथों में उठाया। उस पेपर को पूरा पढ़ते हैं करण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि एक तो वो पेपर उसकी कंपनी के नाम पर बनी थी, दूसरी वो पेपर पूरी तरह से नकली थी, क्योंकि उसके कंपनी में इस तरह के पेपर कभी भी रिलीज नहीं हुई। और ऐसे में अन्वी के पास ये पेपर क्या कर रहा है, ये सोचकर करण एक नजर पूरे कमरे को देखा, फिर उस पेपर को देखने लगा। वो उस पेपर को देख ही रहा था, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से उस पेपर को टेबल पर रखा, फिर रिहान के पास जाकर बैठ गया। अन्वी दूध का गिलास लेकर कमरे के अंदर आई। कमरे के अंदर आते ही अन्वी की नजर बेड पर बैठे हुए करण पड़ गई। करण को देखते हैं अन्वी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी, क्योंकि करण ने जिस तरह से उसके घर खरीदने की बात की थी, वह जानने के बाद अन्वी को करण से और ज्यादा नफरत होने लगी। वो गुस्से में कमरे के अंदर आई, फिर दूध का गिलास उसी टेबल पर रखकर करण को देखकर कहने लगी, आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ, आप मेरा घर कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। करण शांति से चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में इस समय उस पेपर के बारे में ही ख्याल था। जब उसने अन्वी की बातें सुना तो वो अपनी जगह से उठा और अन्वी के पास आया। पहले तो करण एक नजर टेबल पर रखे पेपर को देखा, फिर अन्वी को देखकर कहा, तुम्हारा घर खरीदना है या नहीं खरीदना है वो तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे पहले तुम ये बताओ, ये पेपर तुम्हारे पास कैसे? ये कहकर करण ने टेबल पर रखे पेपर को उठाकर अन्वी को दिखाया। अन्वी की नजर इस समय करण के चेहरे पर थी, लेकिन जैसे ही अन्वी की नजर करण के हाथ में रखे हुए पेपर पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह जल्दी से करण की हाथों से पेपर ली और उसे छुपाते हुए कहने लगी, आप ही पेपर क्यों ले रहे हैं? अन्वी के लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर और उसे ऐसे घबराते हुए देखकर करण की बोहे उठ गई। उसने एक नजर अन्वी के हाथ में रखे हुए पेपर को देखा, फिर अन्वी को देखकर कहा, जितना पूछा उतना जवाब दो, तुम्हारे पास ये पेपर क्या कर रहा है? और ये पेपर तो उसने इतना ही कहा था कि तभी अन्वी उसे बीच में रोकते हुए कहती, आपको ये हक बिल्कुल भी नहीं है मुझसे सवाल करने का, आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी पत्नी जरूर हूं। लेकिन सिर्फ रिहान की मां के लिए ये कहकर अन्वी जल्दी से उस पेपर को अपने पर्स में रखी, फिर वहां से कवर्ड के पास चली गई। अन्वी की इस हरकत को देखकर करण को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय खुद को काफी नॉर्मल करने की क्षमता रखा। वह नहीं चाहता था अन्वी के मॉम डैड या फिर किसी को भी उसके और अन्वी के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। वह जानता था अन्वी का कमरा साउंड प्रूफ नहीं है, अगर उसने थोड़ा सा भी अन्वी पर चिल्लाया तो बाहर उसकी आवाज पूरी तरह से जाएगी। ये सोचकर वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया। अन्वी अपने पर्स को कबर्ड में रखी, फिर जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसकी नजर बेड पर बैठे हुए करण पड़ गई। करण को वहां से बैठे हुए देखकर अन्वी की आंखें
छोटी हो गई। वो गुस्से में करण के पास आई और कहने लगी, क्या आपको घर नहीं जाना है? करण इस समय अपने बेटे रिहान को देख रहा था। जैसे ही उसने अन्वी की बातें को सुना तो वो उसे देखा, फिर तिरछी स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ से चले जाऊं? अगर तुम ये चाहती हो तो सॉरी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम भूल रही हो मेरा बेटा भी यहीं पर है। मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझसे तो तुम जिस तरह मेरे घर में सोती थी उसी तरह जाकर बालकनी में अपने घर में भी सो जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपने बेटे के पास सोऊंगा। अन्वी जैसे ही करण की बात सुनी थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लगा था रिहान के सो जाने के बाद करण यहाँ से चला जाएगा, लेकिन करण है कि यहाँ से हिलने की भी हिम्मत नहीं किया। ये देखकर अन्वी करण के करीब आई, फिर उसके चेहरे को देखकर गुस्से में कहने लगी, देखिए मैं तब से आपसे शांति से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। इनफैक्ट आप मेरे घर से ही बाहर निकल जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ आप मेरे घर में रहे। आपका बेटा मेरे पास है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अन्वी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही करण अपनी जगह से गुस्से में उठा, फिर अन्वी के चेहरे के करीब आकर दांत पीसकर कहा, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। रिहान मेरा बेटा है, ये तुम भूलना मत। और तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे अपने बेटे के पास रहना है या नहीं रहना है। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं काफी समय से तुम्हारे पास शांति से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारे घर पर हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, लेकिन अगर तुमने अपनी हदें पार की तो मैं भूल जाऊंगा। ये तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा घर ना खरीदूं तो जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे घर में नीलामी पर लगा दूंगा। करण के इतने डरावने चेहरे को देखकर अन्वी के होश उड़ गए। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण के इस गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी। हालांकि वो करण के हर रूप को देखी है, लेकिन इस समय करण का चेहरा गुस्से में काफी भयानक लग रहा था। जब भी करण के बेटे की बात आती है तो करण इसी तरह गुस्से में दिखता था, लेकिन अन्वी करण का इस तरह का गुस्सा पहली बार देखी। करण ने अन्वी के घबराते हुए चेहरे को देखा तो 2 कदम उसे दूर होकर अपने बेटे रिहान को देखकर कहने लगा, ये बात तुम्हें भी पता है, जब बात मेरे बेटे की आती है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कौन मेरे सामने खड़ा है, तो तुम भी ये याद रखना। और रही बात तुम्हारे घर खरीदने की, तो मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से धक्के मार कर निकाल सकता हूं। अगर तुम चाहती हो मैं ये ना करूं तो तुम वही करो जो मैं कहता हूं। यह कहकर करण शैतान भरी नजरों से अन्वी को देखा। करण की बात सुनते ही पूर्व भी घबराते हुए जल्दी जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। उसे इस समय करण से काफी डर लग रहा था। जब से वो करण का पहला रूप देखी थी उससे भी ज्यादा उसे अब डर लग रहा था। अन्वी के घबराते हुए चेहरे को देखकर करण शैतानों की तरह मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके करीब आकर उसके कानों में धीरे से कहा, चलो ठीक है, अब जब तुमने मेरी बात मान ही ली है तो मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। अभी तुम मेरा पैर दबाओगी। ये कहकर करण अन्वी की बात ना सुनकर चुपचाप बेड पर ही रिहान के बगल में लेट गया। अन्वी जो करण को देखकर घबराए हुई थी, जैसे उसने करण की बातें सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया अचानक करण ने उसको पैर दबाने के लिए क्यों कहा। इससे पहले कि वो अपने दिमाग में कुछ और सोचती तभी करण ने उसे आवाज दिया। उस डरावनी आवाज को सुनते ही अन्वी जल्दी से बेड के नीचे बैठी, फिर धीरे धीरे करके उसके पैरों को दबाने लगी। इस समय अन्वी का मन कर रहा था वो करण की पैरों को ना दबाकर उसका गला दबा दे, क्योंकि उसे करण पर काफी गुस्सा आ रहा था। एक तो उसके ही घर में उसके ही कमरे में आकर उससे काम करवाए जा रहा था, वो भी धमकी देकर। लेकिन बेचारी अन्वी उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मौत के कुएं के करीब नहीं जाना है। करण इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए था। हालांकि उसने अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अन्वी के बदलते एक्सप्रेशन को जरूर देख रहा था, लेकिन उसे पूर्व से काम करवाने में बड़ा मजा आया। वह जानबूझकर अन्वी को बीच बीच में ठीक से पैर दबाने के लिए कहता रहा। अन्वी भी उसकी आवाज सुनकर अच्छे से पैर दबाना शुरू कर दी। धीरे धीरे दबाते दबाते अन्वी को नींद आने शुरू हुई। वह पैर दबाते हुए ही करण के पैरों के पास सर रखकर सो गई।
जब करण ने अन्वी को सोते हुए देखा तो वो धीरे से अपनी जगह से उठा और अन्वी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। वो एक नजर सोती हुई अन्वी को देखा, फिर खुद ही मन में कहा, तुम्हारा प्लानिंग जानने के लिए मुझे तुम्हारे करीब ही रहना होगा, उसके लिए मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बनना पड़ेगा। वो पेपर तुम्हारे पास क्या कर रहा है वो तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब रहकर ये जानना है तुम आखिर प्लानिंग क्या करती हो। ये कहकर करण धीरे कदम से चलकर कबर्ड के पास आया और अन्वी के पर्स को लेकर उस पेपर को बाहर निकाला। उसने एक नजर फिर से उस पेपर को देखा। पेपर को देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो उसके कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। उसने जल्दी से अपने फोन में उस पेपर के सारे पन्ने को अपने फोन में फोटो लेने लगा। उस पेपर में एक एड्रेस भी दिया हुआ था जो कि काफी अजीब। ये देखकर करण गूगल में उस एड्रेस को सर्च किया, लेकिन गूगल में भी वह एड्रेस कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर करण की आंखें और छोटी हो गई। वो एक नजर अपने फोन को देखकर खुद से कहा, अन्वी के पर्स में ये पेपर दो ही मतलब से हो सकती है, या तो किसी ने अन्वी को ये पेपर दिया या फिर अन्वी ये पेपर किसी और को देगी, लेकिन अन्वी मेरी कंपनी का यूज कैसे कर सकती है। ये सोचकर करण ने बेड पर लेटी हुई अन्वी को देखा। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसके बगल में बैठी बरखा काफी ध्यान से पृथ्वी को देख रही थी। ड्रिंक का गिलास पृथ्वी के सामने रखते हुए कहती, तुमने बताया नहीं अन्वी से मिलने के बाद क्या हुआ? क्या अन्वी मान गई या फिर उसने तुम्हें मना कर दिया? क्योंकि वो हर चीज के लिए तुम्हें मना ही करती है। तुम्हें याद भी है कब उसने तुम्हें हाँ कहा हो? बरखा की बात सुन के पृथ्वी तिरछी नजर से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है अन्वी जॉब करने के लिए जरूर आएगी। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, जब वो जॉब करने के लिए आएगी तो वो मुझे कॉल जरूर करेगी, फिर मैं बताऊंगा उस अन्वी वर्मा को। बरखा जब पृथ्वी की बात सुनी तो वो हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है अन्वी बिना एड्रेस सर्च किए उस जगह पर आ जाएगी? क्योंकि वो एड्रेस सर्च करते ही कुछ और ही सीन दिखेगा। अगर अन्वी ने उस इमेज को देख ली तो वो समझ जाएगी वो जगह क्या है, और अगर वो एक बार उस जगह चली गई तो कभी लौट कर नहीं आएगी। तुमने इस बारे में नहीं सोचा? बरखा की बात सुनकर पृथ्वी मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो चाहता ही हूँ वो बस एक बार वो जगह पहुंच जाए, फिर कभी भी उस जगह से वापस नहीं आ पाएगी। तुम्हें तो पता है वो जगह जाने के बाद औरत के लिए क्या बन जाती है। बस एक बार मैं उसको किसी तरह से उस जगह पर भेज दूं। ये कहकर वो शैतानों की तरह मुस्कुराया। सुबह का समय वर्मा परिवार में। अव्यान वर्मा अपने हाथों में एक लाल लिफाफा रखे हुए थे। उस लिफाफे को देखकर लग रहा था जैसे वह कोई शगुन का लिफाफा हो। करण इस समय उनके पास रिहान के साथ मौजूद था। वो वहां रहकर अन्वी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अब घर के लिए भी निकाला था। अन्वी तैयार होकर हॉल में आई। हॉल में आते ही उसकी नजर अपने पूरे परिवार पर गई। उन सभी को देखकर अन्वी के चेहरे पर प्यारी सी आई, लेकिन दूसरे ही पल भर में करण को देखकर उसकी मुस्कुराहट 2 पल में गायब हो गई। मुस्कुराहट। करण ने जब अन्वी को देखा तो वो मुस्कुराते हुए अव्यान वर्मा से कहा, पापा अगर आप इतने प्यार से अपनी कीमती चीज मुझे दे रहे हैं तो मैं लेने से मना नहीं करूंगा। ये कहकर उसने उस लिफाफे को लिया और अन्वी की तरफ दिखाते हुए उसे देखा। करण की हाथ में लाल लिफाफा देखकर अन्वी हैरान रह गई। उसे लगने लगा जैसे उस लाल लिफाफे में उसके पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, क्योंकि उसके पापा की नजरों में एक दामाद है और ऐसे में उसके पापा उसकी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते। यही सोचकर अन्वी जल्दी से अव्यान वर्मा के करीब आई, फिर उन्हें देखकर कहने लगी, पापा आप इन्हें ये क्यों दे रहे हैं और इसमें है क्या? अन्वी की बात सुनकर अव्यान वर्मा मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते हैं तभी बीच में ही करण ने अन्वी को देखते हुए कहा, क्या अन्वी तुम भी अपने पापा से ये सवाल कर रही हो? जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ना जाने तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो तुम्हारे फैमिली कितनी अच्छी है, वो मेरा इतना ख्याल रखती जितना शायद कोई भी फैमिली किसी नए आए हुए अनजान की नहीं रखता है। करण अपनी बात खत्म ही किया कि तभी अव्यान वर्मा ने अन्वी को देखते हुए कहने लगे, अन्वी ये गलत बात हुई ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने तुमसे ये बात कई बार समझाई है और तुम्हें क्यों जानना है, इसलिए लिफाफे में क्या है? करण मेरा दामाद है
और मेरा पूरा हक बनता है अपने दामाद को कुछ शगुन देने का, बस समझ लो मैंने अपनी कीमती चीज दी है। ये कहकर अव्यान वर्मा करण को देखकर मुस्कुराए। अव्यान वर्मा की बात सुनकर अन्वी करण को घूरने लगी। इससे पहले कि अन्वी उसे कुछ कहती, अर्नव ने रिहान को देखते हुए कहा, चलो अब मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया है। ये कहकर उसने एक नजर अन्वी को देखा, फिर पूरे वर्मा परिवार से मिलकर घर से बाहर निकलने लगा। करण को बाहर जाते हुए देखकर पूरा परिवार उसको बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चले गया। ये देखकर अन्वी गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपना घर नीलामी होने से कैसे रोके, क्योंकि करण एक सेकंड में उसके घर को नीलाम कर सकता है। इधर करण पूरे परिवार से मिलने के बाद चुपचाप अपने कार में बैठ गया। वो बैठकर वहां पर अन्वी का ही इंतजार कर रहा था। वो समझ चुका था अन्वी को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर में ही अन्वी अपने मॉम डैड से मिलने के बाद कार के अंदर आकर बैठ गई। करण ने एक नजर अन्वी को देखा, फिर ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया। करण के इशारे को देखते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया, फिर तेज गति से वहां से निकल गया। रिहान इस समय अन्वी की गोद में बैठकर उससे बात ही कर रहा था और वही करण अपने फोन में उसी तस्वीर को देख रहा था जो उसने कल रात ही अन्वी के पर्स से निकाले हुए पेपर से अपने फोन में लिया था। अन्वी की नजर इस समय करण पर थी, क्योंकि वो उससे पूछना चाहती थी क्या वो अभी भी उसके घर को नीलाम करेगा, लेकिन रिहान के अपने पास होने के वजह से वो करण से ये सवाल नहीं कर पाई। कुछ ही समय में रिहान का स्कूल भी आ गया। जब करण ने ये देखा तो वो ड्राइवर से रिहान को स्कूल छोड़ने का इशारा किया। ड्राइवर ने उस इशारे को देखते ही जल्दी से कार से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले वो रिहान को स्कूल के अंदर ले जाता, अन्वी रिहान को अपनी गोद में उठाई और स्कूल के अंदर चली गई। जब करण ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन वह तब भी वहीं पर चुपचाप बैठा रहा। अन्वी जैसे ही स्कूल के अंदर आई, उसकी नजर वही गार्ड पड़ गई जो उसे कुछ दिन पहले धमकी दिया था। वो गार्ड सारे बच्चों के आईडी कार्ड चेक करते हुए स्कूल के अंदर भेज रहा था। जैसे ही उसकी नजर अन्वी पर गई थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अन्वी को काफी अच्छे से पहचान सकता था, लेकिन अन्वी की गोद में रिहान को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि सच में अन्वी ही उसकी मम्मा है। अन्वी मुस्कुराते हुए उस गार्ड के पास आई, फिर उसे देखकर कहने लगी, अब तो आपको यकीन हो गया ना, रिहान मेरा ही बेटा है। मैंने आपसे उस दिन कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। कोई नहीं, मैं उस दिन को भूल चुकी हूँ। अब मैं बस यही दरख्वास्त करूंगी, आप मेरे बेटे का पूरा ख्याल रखें। ये कहकर अन्वी रिहान को अपनी गोद से नीचे उतारी, फिर उसे देखकर कहने लगी, अब आप अपने क्लास में जाओ, छुट्टी होते हैं, मम्मा आपको लेने के लिए आ जाएगी। रिहान ने जब अपनी मां अन्वी की बातों को सुना तो मुस्कुराया, फिर अपना बैग लेकर स्कूल के अंदर जाने लगा। स्कूल के अंदर जा रहा था, तभी एक लड़का जो दिखने में काफी गोलू मोलू जैसा था, वो रिहान को अपने पैरों से टक्कर मार दिया। टक्कर लगते हैं रिहान मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरा। अचानक से रिहान को गिरते हुए देखकर अन्वी भागकर उसके पास आई। वो पहले तो रिहान को उठाई, फिर उसे पूरी तरह से चेक करने लगी। रिहान के सर से हल्की सी खून निकल रही थी। यह देखकर अन्वी पूरी तरह से घबरा गई। वो जल्दी से अपने सूट के दुपट्टे का पल्लू ली, फिर उसके सर पर कवर कर दी। जिस लड़के ने रिहान को टक्कर मारा था, वो एक नजर रिहान को देखा, फिर अपने पास खड़ी औरत को देखते हुए कहा, मम्मी ये वही लड़का है जिसकी माँ इसे छोड़कर भाग गई थी, और इसी लड़के ने कई बार मेरी कंप्लेन प्रिंसिपल से की है। उस लड़के की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में रिहान को देखी, फिर अन्वी को देखकर वो औरत गुस्से में कहने लगे, क्या तुम इसकी नैनी हो? क्योंकि इस बच्चे की माँ तो इसको छोड़कर पहले ही चली गई थी, इसका मतलब तो यही हुआ तो इस बच्चे की नैनी हो। लेकिन क्या तुमने इसे थोड़ा सा भी संस्कार नहीं दिया है? तुम्हारा बच्चा इतना बदतमीज है, तुम्हारे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की कंप्लेन करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अन्वी का ध्यान इस समय अपने बेटे रिहान पर था, लेकिन जैसे ही उस औरत के मुंह से ऐसे शब्द सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो गुस्से में उस औरत को देखकर कहती, क्या आप अपने बेटे को तमीज नहीं सिखा सकते? क्या आप अपने बेटे को यही सिखाते हैं? दूसरे के घर में जाकर देखो क्या हो रहा है। आपके बेटे को कैसे पता चला मेरे बेटे की माँ उसे छोड़कर भाग गई? आप जैसे लोग ही हैं वो जो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं।
अगर आप चाहते तो अपने बेटे को ये सब ना सिखाकर उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ अच्छा शिक्षा देती, लेकिन आप तो यहाँ पर अपने बेटे के साथ खुद उसके बातों का साथ दे रही है। मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं अपने बेटे को आपके बेटे की तरह संस्कार नहीं देती हूँ। और क्या कहा आपने? मेरा बेटा आपके बेटे का प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है, तो आप अपने बेटे से ही क्यों नहीं पूछ लेती? वो ऐसा करता है क्या है जो उसकी कंप्लेन जाती है? ये कहकर अन्वी गुस्से ने उस औरत को देखने लगी। वो औरत अन्वी की बातों को सुनकर गुस्से में उसे देख रही थी। उसको अन्वी की बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अन्वी को देखकर कहती, तुम इतना हिम्मत कैसे रखती हो किसी और के बेटे के बारे में इतना बोलने की? तुम्हें तो बस इसके देखभाल करने का पैसा मिसंजना होगा, लेकिन अकड़ तो ऐसे दिखा रही हो जैसे खुद इसकी माँ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में बोलने की? गलती तो इस बच्चे की है ना, जो इसकी माँ से बचपन में ही छोड़कर चली गई। हो सकता है इसकी माँ को ये बच्चा में पनौती नजर आई हूँ। उस औरत के मुंह से ये आशब्द बातें सुनकर अन्वी गुस्से में उसके करीब आई, फिर उंगली दिखाकर कहने लगी, दोबारा अगर तुमने अपनी ये जुबान मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रिहान मेरा बेटा था, मेरा बेटा है और मेरा ही बेटा रहेगा। अन्वी की बात सुनकर वो औरत तिरछी स्माइल करते हुए कहती, यानी कि तुम ही अपने बेटे को पैदा करके छोड़कर भाग गई थी? वाह, और यहाँ आकर मुझे ज्ञान दे रही हो। पहले जाकर अपने बेटे को संस्कार दो, फिर मेरे सामने आकर मुंह खोलना। उसने इतना ही कहा था कि तभी मेन गेट के दरवाजे पर से एक आवाज आई, किसका मुंह खुलना चाहिए वह तो मैं बताऊंगा। ये कहते हुए करण अन्वी और रिहान के करीब आया। करण वहां आते ही सबसे पहले अपने बेटे रिहान को देखा। रिहान को देखते ही करण की आंखें छोटी हो गई, उसके सर पर चोट लगी थी। ये देखकर करण गुस्से में मुट्ठी बंद किया, फिर उस औरत को देखकर कहने लगा, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये कहकर करण ने वहां खड़े गार्ड को देखा, फिर उसे गुस्से में कहा, मुझे ये औरत और ये बच्चा इस स्कूल में नहीं दिखने चाहिए। अगर ये दोनों इस स्कूल में दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गार्ड जो पहले से घबराया हुआ था, उस औरत की बातों को सुनकर जब उसने करण की बात सुना तो वो जल्दी से हाँ में सर हिलाया, फिर उस औरत को देखकर कहने लगा, मैडम आपने पहले ही बहुत गलती कर दी इस बच्चे के बारे में बोलकर। आपको नहीं पता ये बच्चा मिस्टर करण आहूजा का बेटा है। आपको इसे सुनाने से पहले ये जान लेना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही गलती कर दी है, इसीलिए अब मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। कृपया करके आप इस स्कूल से अभी निकल जाइए। आपके बेटे का रजिस्ट्रेशन लेटर आपके घर पर सेफली पहुंचा दिया जाएगा। उस औरत ने जैसे ही गार्ड की बात सुनी थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी जिस बच्चे के बारे में वो इतना कुछ कह रही है, वो बच्चा करण आहूजा का बेटा है। इससे पहले कि वो औरत कुछ कहती, करण ने रिहान को अपनी गोद में लिया और अन्वी का हाथ पकड़ के उस औरत को देखकर कहने लगा, आइंदा से मेरे बेटे और मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। इन दोनों का शक्ल देख लो, अगली बार कहीं भी तुम्हें ये दोनों दिखे तो इनको तुम इज्जत दोगे। अगर तुमने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पति का सारा कंपनी 1 मिनट में बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर करण एक नजर उस औरत को देखा, फिर अन्वी का हाथ पकड़ के स्कूल से ही निकल गया। करण रिहान को लेकर अन्वी के साथ वापस अपनी कार में बैठ गया। इस समय अन्वी के चेहरे पर काफी घबराहट थी। अन्वी जल्दी से करण की गोद से रिहान को ली, फिर करण को देखकर कहने लगी, क्या आपके कार में मेडिकल किट है? करण ने अन्वी की बात सुनते ही ड्राइवर को देखा। ड्राइवर जल्दी से कार के बॉक्स में से मेडिकल किट को निकाला और अन्वी को दिया। अन्वी मेडिकल किट ली, फिर कॉटन में डेटोल लगाकर रिहान के सर पर फूंक मारते हुए लगाने लगी। हालांकि उसे रिहान की चोट पर मलहम लगाने में डर भी लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी इस समय रिहान को काफी दर्द होगा। लेकिन रिहान को देखकर अन्वी हैरान थी, क्योंकि डेटोल लगाने के बाद भी रिहान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। वो बस नॉर्मल बच्चों की तरह चुपचाप बैठकर दवाई लगा रहा था। अन्वी भले ही रिहान को दवा लगा रही थी, भले ही रिहान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दवा लगाते समय अन्वी को दर्द खुद में महसूस हुआ। उससे ऐसा लगा जैसे चोट रिहान को लगी है, मुहर्रम वो लगा रहा है और दर्द उसे हो रहा है। करण अन्वी के बगल में बैठकर अन्वी के हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। वो समझ रहा था किस तरह अन्वी रिहान को लेकर घबराई हुई है। वो ये भी देख पाया किस तरह से अन्वी रिहान को महरम लगाकर खुद में दर्द महसूस कर रही है।
रिहान को दवा लगाने के बाद अन्वी जल्दी से उसे अपने सीने से लगाई। अन्वी की आंखें नम थी। ये देखकर करण ने अपना हाथ अन्वी के कंधे पर रखा। वो समझ सकता था अन्वी रिहान को देखकर इतना क्यों घबराई हुई है, लेकिन उसे समझ नहीं आया अन्वी को आए हुए अभी इतने दिन भी नहीं हुए तो अन्वी रिहान की इतनी फिक्र क्यों कर रही है। अन्वी रिहान को कसकर गले लगाकर बोली, क्या आपको दर्द भी हो रहा है? अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप बताइए, मम्मा और डैडी आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। रिहान अपने मम्मा की बात सुना। काफी समय से नोटिस कर रहा था। वो समझ चुका था उसे देखकर उसकी मम्मा कैसे घबराई हुई है। वो अन्वी से दूर हुआ, फिर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये पहली बार मुझे चोट नहीं लगी है। ऐसे ही पहले भी बच्चे मुझे इस तरह से बुरी बुरी बातें करके चोट देते थे, लेकिन डैडी ने उसे हमेशा सबक सिखा दिया। आज आपने उस आंटी की बोलती बंद कर दी। ये देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे कोई भी नहीं कहेगा मेरी मम्मा भाग गई मुझे छोड़कर। मैं सबसे कहता हूं मेरी मम्मा वापस आ गई। अन्वी रिहान की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसे देखी, फिर करण को देखकर कहने लगी, रिहान अब इस हालत में स्कूल तो नहीं जाएगा तो आप हमें घर छोड़ दीजिए। करण बैठकर माँ बेटी की जोड़ी को देखा था। जैसे ही उसने अन्वी की बात को सुना तो वो अन्वी की गोद से रिहान को अपनी गोद में लेकर कहा, नहीं, अभी पहले हम कुछ खाने के लिए जाएंगे, फिर वहां से डायरेक्ट ऑफिस। अन्वी करण की बात सुनी तो हैरानी से उसे देखकर कहने लगी, लेकिन क्यों, हम बाहर क्यों खाएंगे? खाना अगर आपको भूख लगी है तो आप घर जाकर खा लीजिए। करण अन्वी की बात सुनकर उसे घुरा, जिसे देखने के बाद अन्वी चुपचाप वहां पर बैठ गई। वो अपनी नजर खिड़की की तरफ की, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से करण की तरफ मुड़ी। तभी उसकी नजर उसके बगल में रखे सीट पर उसी लिफाफे पर गई तो उसके पापा ने करण को दिया था। अन्वी एक नजर करण को देखी जो रिहान के साथ बातें कर रहा था। वो चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ाई और उस लिफाफे को जल्दी से ले ली। वो वापस से एक नजर करण को देखी। वो बस कंफर्म करना चाहती थी कहीं करण ने उसे देख तो नहीं लिया, लेकिन करण उसे नहीं देखा। ये सोचकर वो जल्दी से चुपके से उस लिफाफे को खोली, फिर चेक करने लगी आखिर उस लिफाफे के अंदर क्या है। जैसे ही अन्वी उस लिफाफे को खोली, उसकी नजर लिफाफे के अंदर रखे हुए पेपर को पड़ी। पेपर पर लिखे हुए शब्द को पढ़कर उसे चैन की सांस मिली। उसे लगा था जैसे उस लिफाफे के अंदर कहीं घर की प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें तो बस एक ससुर की तरफ से दामाद को गिफ्ट था। अन्वी वापस से उस पेपर को लिफाफे के अंदर रखने लगे। तभी करण बिना अन्वी को देखे हुए कहा, अगर तुम्हें तसल्ली हो गई हो तो क्या अब तुम मेरा लिफाफा मुझे दे सकती हो, या फिर तुम उस लिफाफे को भी खुद के पास रखना चाहती हो। अन्वी जैसे ही करण की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उसे लगा था लिफाफा लेते समय करण उसे नहीं देखा, लेकिन करण तो उसे देख चुका था। वो जल्दी से उस लिफाफे को वापस उसी जगह पर रखी, फिर करण को देखकर कहने लगी, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि आखिर मेरे पापा ने आपको क्या दिया है। वो तो मेरा नजर पड़ गया तो सोची देख लूं। मैं कोई चोरी चुपके से आपकी लिफाफे को नहीं देख रही थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। 11 अन्वी के लड़खड़ाते शब्दों को सुनकर करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो रिहान को बीच वाली सीट पर बैठा या फिर तिरछी नजरों से अन्वी को देखकर कहा, तुम झूठ बहुत अच्छा बोलती हो। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारी झूठ को मैं बहुत अच्छे से पहचान सकता हूं, इसीलिए मेरे सामने झूठ बोलने की गलती मत करना कभी भी। अब जब तुमने देख ही लिया है लिफाफे में क्या था तो तुम्हें इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम मेरा काम करते जाओ जो मैं कहता हूं, फिर तुम बेफिक्र होकर ये सोचना बंद कर दो, तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी को मैं लूंगा। अन्वी करण की बात सुनी तो उसे घूरने लगी, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाई। अगर उसे कुछ बोली तो बेमतलब का दोनों में झगड़ा होता और झगड़ा इतना बढ़ता, फिर उसके घर की प्रॉपर्टी करण के हाथों में चली जाती। ड्राइवर ने एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने कार को रोका। कार के रुकते हैं करण रिहान को अपनी गोद में लिया, फिर उस कार से बाहर निकला। अन्वी करण को बाहर निकलते हुए देखकर जल्दी से खुद भी कार से बाहर निकल गई। अन्वी कार से बाहर निकलते हैं उस रेस्टोरेंट को एक टक देखी जा रही थी। ये रेस्टोरेंट उस शहर का नंबर 1 रेस्टोरेंट में से है। ये देखकर अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट में आई है
और ऊपर से उसके पास इतने भी पैसे नहीं है जो वो वहां का बिल पे कर सके, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो अगर अंदर नहीं जाती तो रिहान फालतू में बहुत सारा सवाल करता। वो चुपचाप उस रेस्टोरेंट के अंदर गई। वह जैसे ही अंदर आई उसकी नजर गेट के पास खड़े करण पड़ गई। करण को देखते ही अन्वी जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी बिल पे नहीं करूंगी। आपको जो भी खाना है आप खुद उसका बिल पे कीजिएगा और जो मैं खुद खाऊंगी उसका बिल खुद पे करूंगी। ये कहकर अन्वी एक नजर करण को देखी। करण अन्वी की बातों को सुना। पहले तो अन्वी को ऊपर से नीचे देखा, क्योंकि अन्वी एक बेवकूफ लड़कियों की तरह बातें करे थी। वो करण आहूजा की बीवी है और वो खुद करण के साथ इस रेस्टोरेंट में आई है, तो भला करण उसे बिल पे करने के लिए कैसे देता? करण ने एक नजर अन्वी को देखा, फिर उसे इग्नोर करके चुपचाप रेस्टोरेंट के वीआईपी कमरे की ओर चले गया। उस रेस्टोरेंट का मालिक जो आज वहीं पर मौजूद था, जब उसने करण को देखा तो वो भागकर उसके पास आया और मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे यार करण, तुम इतने दिनों बाद मेरे रेस्टोरेंट में कैसे आ गए? जब करण उस रेस्टोरेंट के मालिक को अपने सामने देखा तो वो शैतान भरी नजरों से उसे देखकर कहा, ओ निखिल, तुम भी आज यही मौजूद हो? वैसे तो तुम जल्दी यहाँ दिखते नहीं हो, तो फिर आज कैसे यहाँ दिख गए? करण की बात सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, ये तो कुछ दिन से मैं अभी फिलहाल यहीं पर हूँ, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को और भी इंक्रीज करना है मुझे, इसीलिए मुझे यहाँ रहना भी जरूरी है। लेकिन आज तुम यहाँ। ये कहते ही उसकी नजर अन्वी पर गई। अन्वी को देखते ही वो करण को देखकर कहा, वैसे क्या ये तुम्हारी न्यू वाइफ है? निखिल की बात सुनकर करण की नजर अन्वी पर चली गई। अन्वी का इस समय मुंह बना हुआ था। उसे इस तरह से देखकर करण शैतानों की तरह मुस्कुराकर निखिल से कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी है, मिसेज अन्वी करण आहूजा। निखिल ने जैसे ही करण की बात को सुना तो वो मुस्कुराते हुए अन्वी को देखकर कहा, अरे वाह, आज तो खुद भाभी मेरे रेस्टोरेंट आई है। तब तो डिस्काउंट बनता है। आप कहे तो आज मेरी तरफ से यहाँ का खाना फ्री होगा। अन्वी का इस समय मुंह बना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने निखिल की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट में फ्री का खाना मिलेगा, ये किसको नहीं पसंद होगा? अन्वी की आंखें ऐसे चमकी थी जैसे उसे कोई हीरे का हार मिल गया हो। वह इससे पहले कि निखिल से कुछ बोलती, उसी बीच में करण ने कहा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी महंगे डिश है वो तुम अपने स्टाफ से कहकर मेरे वीआईपी कमरे में भिजवा दो। ये कहकर करण अन्वी और रिहान को लेकर वीआईपी रूम की तरफ बढ़ गया। करण की बात सुन के अन्वी हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि फ्री का खाना उसकी हाथों से करण ने 2 पल में निकाल दिया। खुश थी ये सोचकर आज उसे यहाँ पर बिल पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन करण ने तो उसके सामने ही सबसे महंगी डिश को ऑर्डर कर दिया। ये सोचकर अन्वी गुस्से में करण को देखे जा रही थी। करण अच्छे से समझ गया था अन्वी इस समय उसे गुस्से में देख रही है। हालांकि उसने जानबूझकर अन्वी को डराने के लिए महंगे डिश ऑर्डर किया था। वो जानता था इस रेस्टोरेंट का सारा डिश बहुत महंगा है। अगर अन्वी चाहे भी तो एक डिश मंगा भी लेगी तो उसका बिल नहीं बेकर पाएगी। करण उस प्राइवेट वीआईपी रूम में आया, फिर रिहान को एक छोटे से कुर्सी पर बिठाया। अन्वी गुस्से में इस समय काफी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह करण कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप रिहान के बगल में दूसरे कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में कुणाल खुद स्टाफ के साथ उस वीआईपी रूम में वह सारे डिश लेकर आया जो करण ने ऑर्डर किया था। कुणाल स्टाफ से कहकर पूरे टेबल पर वही डिश लगवाया। जैसे ही अन्वी की नजर टेबल पर रखी, इतने सारे खाने पर गई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी करण इतना सारा खाना ऑर्डर किया होगा। पूरा टेबल भर चुका था, अब तो दूसरे प्लेट रखने की भी जगह नहीं बची थी। ये देखकर अन्वी की आंखें बड़ी होते जा रही थी। करण ने अन्वी की हैरान चेहरे को देखा। अन्वी को हैरान होते हुए देखकर करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह समझ चुका था अन्वी को ये सारा खाना बहुत पसंद आया है, क्योंकि उसने कल रात ही अव्यान वर्मा से अन्वी के सारे फेवरेट डिश पूछ लिया था। हालांकि वो पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन बातों ही बातों में अव्यान वर्मा ने खुद ही अन्वी के बारे में बहुत कुछ बता दिए थे। करण एक नजर अन्वी को देखा, फिर अपने प्लेट में धीरे धीरे करके सारे खाने को निकालने लगा। उस कमरे में सिर्फ करण, रिहान और अन्वी ही मौजूद थे। अन्वी की नजर इस समय करण की प्लेट पर थी।
करण के प्लेट में वही सब खाना रखा हुआ था जो अन्वी को पसंद था। उसके मुंह में बार बार पानी आ रहा था, लेकिन वह ऐसे ही नहीं खा सकती थी क्योंकि यहाँ का खाना बहुत महंगा था और उसने खुद ही करण से कहा था यहाँ का बिल वह पे नहीं करेगी। करण बड़े आराम से अपने प्लेट में रखा हुआ खाना खा रहा था। रिहान भी अपने डैडी के हाथों से बड़े प्यार से खाना खाए जा रहा था। जब उसने देखा उसकी मम्मा कुछ नहीं खा रही है तो वो अन्वी को देखकर कहा, मम्मा आप कुछ खा क्यों नहीं रही हो? देखो डैडी में कितने अच्छे अच्छे खाने मंगवाए हैं, आप भी खाओ जल्दी से वरना ये सारा खाना ठंडा हो जाएगा। रिहान की बात सुनकर अन्वी एक नजर करण को देखी, फिर उसे इग्नोर करके अपने बेटे रिहान को कहने लगी, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, आप ही खाओ अपने डैडी के साथ इतना सारा खाना। करण ने अन्वी के बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, जो कि वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर न दिखने के बराबर थी। वो बड़े आराम से अपने खाने को खाए जा रहा था, लेकिन अन्वी की नजर बार बार उसके खाने पर जा रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो सारा खाना खुद खा ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उससे रहा भी नहीं जा रहा था। करण ने देखा किस तरह अन्वी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो वो थोड़ा कड़क आवाज में कहा, मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम थोड़ा सा खा लो, वैसे भी इसमें से सारा खाना बर्बादी हो जाएगा, इससे बढ़िया होगा कि तुम भी इनमें से कुछ कुछ थोड़ा सा खा लो, वैसे भी तुम्हें भूख तो लगी नहीं है, थोड़ा सा तो खा ही सकती हूँ। करण की बात सुनकर अन्वी एक नजर टेबल पर रखे खाने को देखी। हाँ, ये सच था, टेबल पर रखा खाना काफी था, लेकिन शायद अन्वी के लिए नहीं। इस समय अन्वी को काफी भूख लगी थी। वह तो रिहान को बस झूठ बोली थी उसे भूख नहीं है, लेकिन सच तो ये तो था, उसे बहुत जोरों से भूख लगी है, करण का कहना था। अन्वी ने जल्दी से अपने फ्लैट में सारा खाना रखकर खाने लगी। अब तक करण और रिहान का खाना हो चुका था, लेकिन अन्वी अभी भी खाए जा रही थी। ये देखकर रिहान हैरान होकर करण से कहा, डैडी मम्मा ने तो कहा था उन्हें भूख नहीं लगी है, फिर मम्मा इतना सारा खाना कैसे खा रही है? दादी कहती है जब हमारा पेट फुल रहता है तो हमारे पेट के अंदर कुछ भी जल्दी नहीं जाता, तो फिर मम्मा का पेट में इतना कुछ कैसे जा रहा है? रिहान की बात सुनकर करण शैतान भरी नजरों से अन्वी को देखा। वो जानता था अन्वी को बहुत भूख लगी है, लेकिन वो बिल पे करने के चक्कर में खाना नहीं चाहती थी। उसने रिहान को देखते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी मम्मा भी झूठ कहती है। उन्होंने आपसे कहा था उन्हें भूख नहीं है, लेकिन उन्हें भूख बहुत जोर की लगी थी। आप देख रहे हैं ना किस तरह आपकी मम्मा सारे खाने को झटके में खत्म कर दी। अन्वी अपने मुंह में टुस डुस कर खाई जा रही थी। अब तक तो उससे मिनिमम सारा खाना खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ चीज उसके प्लेट में अभी भी बची हुई थी। पर जैसे ही उसने करण की बातों को सुनी तो उसका हाथ वही रुक गया। सच में वो इतना सारा खाना अकेले खा लिए, सोचने वाली बात थी उसके लिए। वो अपने मुंह में खाना रखे हुए ही रिहान को देखी, फिर जल्दी से अपने मुंह के अंदर रखा खाना चबा चबा कर खाने लगी। करण रिहान को लेकर अपनी जगह से उठा, फिर अन्वी से कहा, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो सीधे कार में आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुमने जरा भी देरी की तो मैं ऑफिस के लिए चले जाऊंगा, फिर तुम बड़े आराम से ऑटो में या फिर पैदल चले आना। ये कहकर करण वहां से निकल गया। करण उस रूम से जा चुका था। अन्वी अभी भी वही टेबल के पास रखे खाने को देख रही थी और सारा खाना खत्म हो चुका था। अन्वी जल्दी से नैपकिन लेकर अपना हाथ साफ की, फिर अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकल गई। वह जानती थी जरा भी देरी करण को नहीं पसंद। अगर उसने थोड़ी भी देरी किए तो करण उसे छोड़कर चले जाएगा और फिर उसे अकेले ही ऑटो ढूंढना पड़ेगा या फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। अन्वी बाहर आते ही करण की कार में जाकर बैठ गई। अन्वी को कार में बैठते हुए देखकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी देर में ही करण की कार मल्होत्रा कंपनी के सामने आकर रुकी। करण रिहान को लेकर कार से बाहर निकला तो अन्वी भी जल्दी दूसरी तरफ से कार से बाहर निकलकर करण के सामने आकर खड़ी हो गई। अन्वी करण के कंपनी को पहली बार देख रही थी। हालांकि पृथ्वी ने उससे कहा था करण मल्होत्रा की कंपनी बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन उसे ये नहीं पता था करण किस कंपनी में खुद जाकर काम करता है। जब वो करण की कंपनी को देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ा था। इतना बढ़ा कि अन्वी को अपना आप ऊपर करके उसके लास्ट मंजिल को देखना पड़ा।
करण अन्वी के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। फिर उसने अन्वी को देखकर कहा, अगर तुमने कंपनी को देख लिया तो मेरे साथ अब अंदर चलो। ये कहकर करण ने अन्वी का हाथ पकड़ा, फिर कंपनी के अंदर जाने लगा। अन्वी पहले तो अपने हाथों को देखी जो करण ने पकड़ा था। करण के बदलाव को देखकर अन्वी हैरान थी, क्योंकि करण सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहा है। आज वो अन्वी का हाथ बार बार पकड़ रहा था, लेकिन वह करण से सवाल ना करके चुपचाप उसके साथ आगे चलने लगी। करण अन्वी को लेकर कंपनी के अंदर आया तो वहां मौजूद जितने भी एम्प्लॉय स्टाफ थे, उन सभी की नजर सिर्फ अन्वी पर टिकी हुई थी। सारे एम्प्लॉय ये देखकर हैरान थे। करण किसी लड़की को अपने साथ लेकर कंपनी आ रहा है। आज तक उन लोगों ने सिर्फ इस कंपनी में करण के साथ कृतिका को देखा था, लेकिन कृतिका से तलाक हो जाने के बाद उन लोगों ने आज तक करण को किसी लड़की के साथ कंपनी आते हुए नहीं देखा। रिहान भी कंपनी में मौजूद था। जब उसे पता चला करण ऑफिस आ गया तो भागकर नीचे कॉरिडोर के पास आया। जैसे ही वो वहां आया तो उसकी नजर अन्वी पर चली गई। अन्वी को कंपनी में देखकर रिहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी करण अन्वी को लेकर अपने कंपनी आएगा, लेकिन उसकी आंखें और हैरानी में बदल गई जब उसने करण के हाथों को अन्वी के हाथों में देखा। करण चलते चलते रिहान के पास आया, फिर उसे देखकर कहने लगा, कल मैंने तुम्हें कुछ पेपर भेजा था, क्या तुम्हें उस पेपर का इंफॉर्मेशन मिला? रिहान का ध्यान अभी भी अन्वी और करण की हाथों पर था, लेकिन जैसे ही उसने करण की बातों को सुना तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया। फिर उसे देखकर कहने लगा, हाँ, तुमने जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मैंने निकाल लिया है। मैं इसीलिए तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन आज तुम भाभी को कंपनी लेकर आने वाले हो, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? और पूरी रात तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कॉल भी किया था पर तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तुमने बस अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे मैसेज भेज दिया, मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। रिहान की बात सुन के करण ने एक नजर अन्वी को देखा। ये देखकर अन्वी करण के हाथों से अपना हाथ हटाई और रिहान को उसकी गोद से लेकर वहां से आगे की ओर बढ़ गई। वह चलते चलते पूरी कंपनी को देखे जा रही थी। वहां मौजूद लोगों की नजर सिर्फ अन्वी पे थी। करण अन्वी को आगे जाते हुए देखा, फिर रिहान से कहा, मैं कल अन्वी के घर पर था, वहां पर मुझे कुछ पता चला जिसे जानने के लिए मुझे तुम्हें वो पेपर भेजना पड़ा। अब तुम मुझे पूरी डिटेल में बताओ, उस पेपर किसने बनवाया और कहां बनवाया? रिहान ने करण की बातों को सुना तो वह उसे उसके कैबिनेट की तरफ ले जाते हुए कहा, देखो, उस पेपर में जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस का कोई भी नामो निशान नहीं है। जब मैं कुछ बॉडीगार्ड के साथ वो एड्रेस पर पहुंचा तो वो वहां मुझे जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। फिर मुझे पता चला ये किसी कबड्डी मैच के प्लेयर ने बनवाया था, क्योंकि ये पेपर बनवाने समय उसने अपनी आइडेंटिटी में यही लिखा था। फिर जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर ये पेपर बन रहे थे तो वहां मुझे पता चला ये पेपर वही लोग बनवाते हैं जो लोग किसी लड़की को कोठे पर भेज रहे। उस आदमी की बात सुनकर मैं समझ चुका था उस आदमी का नजरिया क्या होगा। वो आदमी यही चाहता था ये पेपर पर लिखे हुए एड्रेस को देखने के बाद लड़की उस एड्रेस पर जाए, फिर वहां पर उस लड़की को किडनैप कर लिया जाएगा। उसके बाद उस लड़के को सीधे उस कोठे पर रखा जाएगा जहां से ये पेपर बनवाने का ऑर्डर मिला है, और उस पेपर पर तुम्हारे कंपनी का नाम रखने का यही मतलब है। कोई है जो तुम्हारे कंपनी को भी बदनाम करना चाहता है। कुछ बॉडीगार्ड है जिसे मैंने पता लगवाने के लिए दिया है, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये पेपर मिला कहां से? रिहान की बात सुनकर करण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आया अन्वी के दोस्त उसे ये पेपर क्यों दिया। क्या अन्वी की दोस्त उसके पीठ पीछे इतना गंदा चाल चल रही है? वो यही सब सोच रहा था। तभी रिहान ने वापस से उसे आवाज दिया। रिहान की आवाज सुनकर करण अपने ख्यालों से बाहर आया, फिर उसे देखकर कहा, मुझे ये पेपर अन्वी के पर्स से मिला। जब मैं अन्वी से पूछा तो उसने कहा उसकी किसी दोस्त ने उसे ये पेपर दिया था। शायद अन्वी को नहीं पता है मेरी कंपनी जितने भी है वहां पर अभी कोई भी जॉब के एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हुई है। शायद अन्वी को यही लगता है उसके पास जो पेपर है वो आहूजा इंडस्ट्री की रियल एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूँ तुम अन्वी के सामने कुछ ऐसी बातें करो जिससे उसे पता चल जाए उसके पास जो पेपर है वो नकली है, क्योंकि अगर मैं उसे बताने जाऊंगा तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। उसे यही लगेगा मैं उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ। करण की बात सुनकर रिहान की आंखें
छोटी हो गई। वो उसे देखकर कहा, एक मिनट, तुमको अनवी भाभी की फिक्र क्यों हो रही है? तुम चाहो तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। तुम चाहते तो अनवी भाभी को अपने रास्ते से सही तरीके से बाहर निकाल देते। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका भी है। रिहान की बात सुनकर करण समझ चुका था उसे टोंट मारने की कोशिश कर रहा, इसलिए वो उसे घूरते हुए देखा, फिर कहा, मैं किसी लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कहता हूँ। अगर तुम्हारे दुश्मन में कोई लड़की हो तो उसकी जान एक ही पल में ले लो ना, कि उसे इस तरह से किसी कोठे में बेचकर तिल तिल मारो। मुझे अगर अनवी को मारना होगा तो सीधे ही मार दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में रिहान को देखा। रिहान ने जैसे ही करण की बातों को सुना तो वो मुस्कुराकर करण से कहा, जो भी हो, लेकिन तुम अनवी भाभी को सजा तो नहीं दे सकते हो। मैं इतना तो जान चुका हूँ, तुम्हें अनवी भाभी पर थोड़ा सा सही लेकिन भरोसा होने लगा है। रिहान की बात सुनकर करण उसे एक नजर देखना, फिर अपने केबिन की तरफ जाते हुए कहा, तुम अपने दिमाग से ये ख्याल तो अभी निकाल ही लो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अनवी जिस इंटरनेशनल मैच को लास्ट टाइम खेली थी वहां के मुझे वो सारे लिस्ट चाहिए जिसमें प्लेयर के नाम हो और वहां मौजूद कोच के। करण की बात सुन के रिहान कंफ्यूज होकर कहा, क्यों, तुम्हें अब अनवी भाभी के इंटरनेशनल मैच से क्या मतलब है? करण ने रिहान की बात सुना तो गुस्से में उसे देख कर कहा, मैं तुम्हें जितना कहता हूँ उतना करो, ज्यादा सवाल करने की कोशिश मत करना। ये कहते करण सीधे अपनी केबिन में चले गया। करण को केबिन में जाते हुए देखकर रिहान वहीं पर रुक गया। उसने एक नजर साड़े एम्प्लॉय को देखा जिसकी निगाहें इस समय अनवी और रिहान पर थी। ये देखकर रिहान ने उन सभी एम्प्लॉय से कहा, आप सभी को यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया है, ना कि आए हुए मेहमानों को देखने के लिए। रिहान की डरावनी आवाज सुनते ही सारे एम्प्लॉय अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठकर अपना काम करने लगे। वो लोग जानते थे अगर करण को पता चला उसके एम्प्लॉय काम करने की जगह फालतू का टाइम पास कर रहे हैं तो करण को एक मिनट भी नहीं लगेगा उसे नौकरी से निकालने में। अनवी इस समय रिहान को अपनी गोद में लेकर पूरे ऑफिस में घूम रही थी। एक स्टाफ अनवी को पूरे ऑफिस की टूर करवा रहा था। जब अनवी देखिए वह सारा जगह घूम चुकी है तो वह स्टाफ से कहने लगी, करण का केबिन कहाँ पर है, मुझे वहां जाना है। अनवी के मुंह से करण का नाम सुनकर उसके सामने खड़ी लेडी स्टाफ ये देखकर हैरान थी, क्योंकि वहां पर आज तक जितने भी लोग आए हुए थे, भले ही करण के साथ ही क्यों ना आए हुए हैं, वो सभी करण को सर कहकर बुलाते थे। लेकिन अनवी वो पहली लड़की है जो करण को नाम से पुकार रही है। उस लेडी स्टाफ को हैरत में देखकर अनवी अपने हाथों को उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए कहती, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड करण का ऑफिस कहाँ है? अनवी के मुंह से करण को अपना हस्बैंड कहते हुए देखकर वो लेडी स्टाफ को एक और झटका लगा, क्योंकि वो करण की पत्नी कृतिका के बारे में जानती थी। लेकिन करण की दूसरी पत्नी उसके सामने खड़ी है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। इधर करण अपनी केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप में कैमरे के सहारे ये सब देख रहा था। वो बड़े आराम से अनवी और उस लेडी स्टाफ के बातों को भी सुन रहा था। जब उसने अनवी के मुंह से अपने लिए पति शब्द सुना तो उसे अलग वही वह लेडी स्टाफ अनवी की बात सुनकर थोड़ा गुस्से में कहती, मैम, अगर आप कुछ और कहती तो मैं शायद यकीन भी कर लेती हूँ, लेकिन आप हमारे बॉस को अपना पति कह रही हैं। ये बात यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। हम आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हमसे कुछ भी कहेगी और हम आपकी बातों को मान लेंगे। वो लेडी स्टाफ की बात सुनकर अनवी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी लेडी स्टाफ इस तरह से उसके सवालों का जवाब देगी। वह तो करण बारे में पूछ रही थी, क्योंकि रिहान सो चुका था और अब रिहान को बेड पर सुलाना भी था। इससे पहले कि अनवी स्टाफ से कुछ कहती तभी पीछे से आवाज आई, मेरी वाइफ के साथ इतना बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किसी और ने नहीं, करण ने कहा था। करण ये कहते ही अनवी के पास आया, फिर उसकी कमर को पकड़ के उस लेडी स्टाफ को देखकर कहा, ये मेरी पत्नी है मिसेज अनवी करण मल्होत्रा, और तुम मेरी पत्नी से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता है? करण को वहां देखकर और उसकी बातों को सुनकर वो लेडी स्टाफ घबरा गई। उसे सच में नहीं पता था अनवी करण की पत्नी होगी। वो जल्दी से अनवी को देखकर उससे माफी मांगते हुए कहती, सॉरी मैडम, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आप हमारे बॉस की पत्नी हैं। पहले हुई बदतमीजी की गलती की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ करें।
लेडी स्टाफ की बात सुनकर अन्वी कुछ नहीं कहती, वो बस करण के चेहरे को देख रही थी। आज उसे करण काफी बदला बदला सा नजर आ रहा। करण एक नजर उस लेडी स्टाफ को देखा, फिर अन्वी को अपने साथ लेकर केबिन की तरफ बढ़ गया था ही महसूस हुआ। केबिन में आते ही अन्वी की नजर सबसे पहले पूरे केबिन पड़ गई। वह केबिन काफी सुंदर था, भले ही उस केबिन के अंदर का रंग हल्का सफेद और हल्का काला था, लेकिन वहां एक सुकून था। ये देखकर अन्वी रिहान को अपने गोद में लेकर ही पूरे केबिन को देखने लगी। करण अन्वी के पीछे खड़ा था, वो अन्वी की हर हरकत को नोटिस भी किया। जब उसने देखा अन्वी की गोद में सो रहा रिहान अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसने अन्वी को देखकर कहा, रिहान सो चुका है, तुम चाहो तो इसे मेरे प्राइवेट रूम में सुला सकती हो। ये कहकर करण ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। प्राइवेट रूम को देखकर अन्वी पहले तो करण को देखी, फिर अपनी आंखें छोटी करके खुद से ही मन में कहने लगी, केबिन के अंदर प्राइवेट रूम कौन बनाता है? इन लोग के चोचले यही होते हैं, हो सकता है यहाँ की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते होंगे। ये सोचकर अन्वी गुस्से में करण को देखी, फिर उस प्राइवेट रूम के अंदर चले गई। अन्वी को प्राइवेट रूम के अंदर जाते हुए देखकर करण अपने जगह पर जाकर बैठ गया। उसे आज इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना था, हालांकि वो मीटिंग उसके ऑफिस में ही होनी थी, जिससे अब उसे उसकी तैयारी भी करनी थी। इसी वजह से वो चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठा गया और आज की होने वाली मीटिंग की तैयारी करने लगा। अन्वी प्राइवेट रूम में आते ही रिहान को बेड पर सुलाई, फिर एक नजर पूरे रूम को देखने लगी। पूरे रूम को देखने के बाद अन्वी चुपचाप रिहान के बगल में बेड पर बैठ गई। आज उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले तो करण का बदसंजना व्यवहार, दूसरा करण को इस तरह से बार बार सभी के सामने अपनी पत्नी कहना। वह यही सब सोच रही थी, तभी उसकी नजर बेड के बगल में टेबल पर गई। टेबल को देखते ही अन्वी उसे खोली। जैसे ही अन्वी ने टेबल को खोला, उसकी नजर उसके अंदर रखे हुए बंदूक पड़ गई। बंदूक को देखकर अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद जरा भी नहीं थी करण इस प्राइवेट रूम के अंदर इतना सारा बंदूक रखा होगा। वो सारे बंदूक को देखकर खुद से ही कहने लगी है, भगवान कही ये बंदूक वो शैतान तब यूज तो नहीं करता जब वो लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाकर उसे कर लेता, फिर उसे मारता हो। ये सोचते हैं अन्वी का शरीर का कांप उठा। वो पहले ही करण का शैतानी रूप देख ले थी। जायज सी बात है, अन्वी ये बात अच्छे से सोच सकती थी करण किस तरह का शैतान आदमी है। वो जल्दी से उस टेबल को बंद की, फिर रिहान को देखने लगी। रिहान को देखकर अन्वी उसके सर पर हाथ रखकर कहती, ये बच्चा कितना प्यारा है, पता नहीं इस शैतान के पास इस बच्चे को क्यों रखा गया है। अगर उस कृतिका की जगह में होती तो कभी भी अपने बेटे को इस तरह से छोड़कर नहीं जाती, खास करके ऐसे शैतान के पास। मुझे तो लगता है उस कृतिका को करण का असली चेहरा दिख गया होगा, तभी वो उसे इस तरह से छोड़कर चली गई। लेकिन उससे एक गलती कर दी, अपने बेटे को इस शैतान के पास छोड़कर। ये सोचकर अन्वी रिहान के चेहरे को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी रिहान उसके केबिन के अंदर आया। अपने हाथों में रखे फाइल्स उसे देकर कहा, ये लो, इसमें उन सभी की लिस्ट है जो मैच में थे। मुझे एक बात पता चली है, उन्होंने कहा है, जब अन्वी भाभी कबड्डी गेम में एंटर की थी तब से एक लड़का और एक लड़की उनके साथ रहते थे। सपोर्ट में लड़का का नाम है पृथ्वी और लड़की का नाम है बरखा। लेकिन पॉइंट ये है, जब भी अन्वी भाभी अपना कबड्डी गेम खेलने के लिए गई और उसके दोनों सपोर्टर उसके साथ रहे, तो उस दिन का कबड्डी गेम पूरी तरह से बर्बाद होता था। और जिस दिन वो दोनों सपोर्टर अन्वी भाभी के कबड्डी गेम में मौजूद नहीं होते थे, उसे दिन अन्वी भाभी का वो मैच पूरी तरह से हिट होता था। और एक पॉइंट, मैं ये कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों से पता चला है वो दो सपोर्टर में जो पृथ्वी नाम का लड़का था उसके साथ अन्वी भाभी का रिलेशनशिप था, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं बताया गया है। ये बस लोगों का नजरिया था। रिहान की बात सुनकर करण की नजर टेबल पर रखे हुए उन सारे फाइल्स पर गई। फाइल्स को देखकर करण उस फाइल्स को पढ़ना शुरू किया। फाइल्स को पढ़ने के बाद करण रिहान से कहा, इस समय पृथ्वी और बरखा कहाँ है? क्या तुमने ये जानकारी पता करने की कोशिश की? और वह जो मैंने तुम्हें पेपर भेजा था उसका क्या हुआ? करण की बात सुनकर रिहान ने गहरी सांस लिया, फिर कहा, वो एड्रेस के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल गई। हमारे कुछ कार्ड वहां गए तो पता चला वहां
पर 3 लोग मौजूद थे जो एक अड्डे बनाए हुए थे। हमने उन तीनों आदमी को पकड़ लिया है। उन तीनों में से एक आदमी पूरी तरह से सच बताया तो हमें पता चला एक लड़का है जो उसे वहां पर रहने की पैसे दे रहा है और वो लोग वहां रहकर अभी तक में 12 लड़कियों को पकड़ा है, फिर उस कोठे पर पहुंचाया गया है। लेकिन उस आदमी को पैसा कौन दे रहा है यह अभी तक पता नहीं चला है। मुझे लगता है सारी लड़कियों को कोठे पहुंचाने का एक ही रास्ता है। अन्वी इस समय कमरे में मौजूद थी, लेकिन वह जैसे ही रिहान की आवाज सुनी तो वो चुपके से उस कमरे के दरवाजे के पास आई। वो रिहान और करण की पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन लास्ट में रिहान ने जब कहा कोठे पहुंचाने का एक ही रास्ता है तो वह रिहान की बात सुनकर घबरा गई। उसे लगा रिहान और करण मिलकर लड़कियों को बेचकर कोठे में भेजते हैं। ये सोचते ही अन्वी को करण और रिहान पर काफी गुस्सा आने लगा। इधर रिहान की बात सुनने के बाद करण ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तो कुछ आदमियों को भेजकर पता लगाओ ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन याद रहे इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें ये करना भी जरूरी है। मुझे बस पता करके पूरा इन्फॉर्मेशन कल के कल ही दो, और अभी जो मीटिंग होने वाली है उसे ईमेल करके कहो कि जल्द से जल्द मीटिंग रूम में आने के लिए। रिहान ने करण की बात को सुना तो वह टेबल पर रखे फाइल को उठाया, फिर करण से कहा, ठीक है मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मैसेज सेंड किया हूँ, उसे देख कर बताओ क्या वह सही है या गलत। मैं तब तक के लिए सभी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ये कहकर रिहान वहां से चले गया। कुछ समय बाद करण अपने मीटिंग के लिए वहां से निकल गया। अन्वी अब वहां अकेली थी। रिहान अभी भी सो रहा था। करण का केबिन पूरी तरह से खाली था। ये देखकर अन्वी जल्दी से उस प्राइवेट रूम से बाहर निकली, फिर करण के पूरे केबिन को देखने लगी। वह सोच रही थी शायद कोई ऐसा चीज करण के खिलाफ मिल जाए जिसको वो अच्छे से यूज कर सके। यही सोच में वह करण के एक केबिन को पूरा चेक करने लगी। वो डेस्क चेक करते हुए ही सारे फाइल को इधर उधर करते जा रही थी। उसे इस बात का अंदाज बिल्कुल भी नहीं था मीटिंग रूम में बैठा करण अपने फोन के जरिए उसकी सारी हरकतों को देख रहा है। अन्वी सारा डेस्क चेक कर चुकी, लेकिन उसे अर्नव के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ये सोचकर वो वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से टेबल पड़ गई। उस छोटे से टेबल को देखकर लग रहा था जैसे वो मामूली टेबल स्टेज सजावट के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अन्वी नीचे झुकी, फिर इस टेबल के डोर को खोली। जैसे वो उस टेबल के डोर को खोली, उसकी नजर एक फ्रेम पर गई। उस फ्रेम में कृतिका और करण की तस्वीर थी। उस समय कृतिका पेट से थी। ये देखकर अन्वी खुद से बोली, कृतिका और करण का तो सिर्फ एक बेटा है, वो भी रिहान, लेकिन कृतिका के पेट को देखकर लग रहा इसके अंदर 2 बच्चे होंगे। क्या कृतिका के 2 बच्चे थे? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो दूसरा बच्चा भी तो करण जी के पास होता, या फिर हो सकता है एक बच्चा पैदा होते ही मर गया हो। ये सोचकर अन्वी का मन उदास हो गया। वो उस तस्वीर को वापस एक टेबल के अंदर रखी, फिर अपनी जगह से उठकर केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर निकलते ही अन्वी हॉल में आ गई। वहां पर मौजूद एम्प्लॉय जो अपने काम में बिजी थे वो अन्वी को देखते ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन सभी को इस तरह से खड़े होते हुए देखकर अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो लोग उसे सम्मान कर रहे थे। उसे समझ नहीं आया वो किस तरह से रिएक्ट करे। एक एम्प्लॉय अन्वी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैडम क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बताइए, हम आपकी सारी बातों को मानकर उसे पूरा करेंगे। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह सारे लोग उसे इज्जत दे रहे थे। वो मुस्कुरा कर उस एम्प्लॉय से बोली, यहाँ पर किचन कहाँ है? मुझे कॉफी बनानी है। अन्वी की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, मैडम आप केबिन में जाकर बैठ जाइए, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। आप बस बता दीजिए आपको किस तरह की कॉपी पसंद है, हम तुरंत आपके लिए कॉपी भिजवा देंगे। एम्प्लॉय की बात सुन के अन्वी गहरी सांस लेकर बोली, नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है, मैं कॉफी खुद के लिए बना लूंगी। अन्वी की बात सुनकर वो एम्प्लॉय बाकी लोगों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया क्या ये सच में अन्वी को बता दे किचन कहाँ पर है, क्योंकि अन्वी उसके बॉस की पत्नी है। ऐसे में उसके बॉस की पत्नी खुद जाकर कॉपी बनाई और ये बात अगर उसके बॉस को पता चली तब तो जायज सी बात है उसकी ये जॉब चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी अन्वी को किचन में ही जाना था। ये सोचकर वो अन्वी को किचन का रास्ता बताई।
अन्वी किचन के रास्ते को देखी, फिर मुस्कुरा कर उन सभी को एक नजर देखकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसको अपने हाथ की कॉफी पसंद थी। वो अगर घर पर भी रहती थी तो ज्यादातर अपने हाथों की कॉफी पीती थी। अन्वी किचन में आई तो उसकी नजर पूरे किचन पर गई। यहाँ का किचन पूरी तरह से साफ था। जैसे मल्होत्रा मेंशन में किचन हमेशा साफ रहता था, वैसे ही यहाँ पर भी हमेशा की साफ रहता। वहां खड़े स्टाफ अन्वी को देखकर मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा करती है। अन्वी उसी स्टाफ को देखकर मुस्कुरा बोली, आप लोग तो किचन को बहुत साफ रखते हैं। अन्वी की बात सुनकर स्टाफ मुस्कुराकर बोला, मैडम हमें ये किचन साफ रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी बॉस यहाँ पर खाना बनाने के लिए चले आते हैं। अगर ऐसे में किचन गंदा रहा तो बस हमें जॉब से निकाल देंगे। उस स्टाफ की बात सुनकर अन्वी हैरत में पड़ गई। उसे इस बात की हैरानी हो रही थी। करण खुद यहाँ आकर खाना बनाता था। आज तक उसने करण को गुस्सा करने के अलावा कुछ भी करते हुए नहीं देखी। ये सोचकर वह चुपचाप किचन के अंदर आई, फिर अपना कॉफी बनाने लगी। उधर दूसरी तरफ करण अपना मीटिंग खत्म करने के बाद सीधे अपने केबिन में आया। जैसे ही वह कैबिन में आया उसे अन्वी कहीं भी नजर नहीं आई। उसने अपने फोन में अन्वी को अपने केबिन में ही देखा था, लेकिन जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो उसका ध्यान अन्वी पर से हट चुका था। उसे लगा था अन्वी अभी भी केबिन में होगी या फिर उसके प्राइवेट रूम में, लेकिन अन्वी वहां पर कहीं भी नहीं। ये सोचकर उसने अपना फोन लिया, फिर अन्वी कॉल करने के लिए सोचा, पर दिक्कत ये थी उसके पास तो अन्वी का नंबर ही नहीं था। वो अपने फोन को देख ही रहा था, तभी उसे किसी की आने की आहट महसूस हुई। वह पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी हुई अन्वी पड़ गई, जो मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आ रही थी। अन्वी को देखकर करण उसे देखता रहा। अन्वी अपने कॉफी को देखते हुए कैबिन के अंदर आई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था करण इस समय उसी केबिन में मौजूद है। उसके चेहरे पर इस समय बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वह मुस्कुराहट उसकी तुरंत गायब हो गई जैसे ही उसकी नजर करण के भयानक चेहरे पर गई। अन्वी के चेहरे पर घबराहट देखकर करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। वह मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से अन्वी को देखा, फिर उसके करीब आया। वह जैसे ही अन्वी के करीब आया, उसकी नजर अन्वी के हाथों में रखी कॉपी पर गई। अन्वी की नजर इस समय करण के चेहरे पर थी, लेकिन जैसे ही अन्वी देखी करण उसके कॉफी को देख रहा है तो उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन करण उसके हाथ को गर्म कॉफी के अंदर डुबाया था। करण अन्वी के कांपते हुए हाथों को देखा। वो समझ चुका था अन्वी इस समय क्या सोचकर घबरा रही है। ये सोचते ही करण शैतान भरी नजरों से अन्वी को देखा, फिर उसके हाथों से कॉफी का मग लेकर खुद कॉफी पीने लगा। वो कॉफी पीते हुए ही अपने डेस्क के पास गया, फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसे अन्वी की हाथों से बनी कॉफी काफी अच्छा लगा। आज तक उसने अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय या फिर किसी भी स्टाफ के हाथ से कॉफी नहीं पिया था। उसका कॉफी पीने का जब भी मन करता था वो खुद किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाया करता था, लेकिन आज ये पहली बार हुआ जो वो अपने हाथ के अलावा किसी और के हाथों से बनी कॉफी पी रहा था। घर पर हमेशा उसके लिए उसकी माँ कॉफी बनाती थी, लेकिन ऑफिस में वो खुद के लिए कॉफी बनाया करता था। अन्वी इस समय हैरान परेशान होकर करण को देखे जा रही थी। वो कॉफी अपने लिए बनाकर लेकर आई थी ना कि करण के लिए, क्योंकि जिस दिन करण उसके हाथों को गर्म कॉफी में डुबाया आया था तब से ही सोच ली थी जिंदगी में कभी भी करण के लिए कॉफी लेकर नहीं जाएगी और ना ही बनाएगी। लेकिन आज उसकी कॉफी करण खुद लेकर पी रहा है। ये सोचकर अन्वी वहां खड़ी होकर उसे कॉफी पीते हुए देखती रह गई। वह चाहती तो करण से इसके लिए लड़ सकती थी, लेकिन वो ये सोचकर करण के पास कुछ नहीं बोली, क्योंकि करण का ऑफिस में बहुत सारे बंदूक रखे हैं। क्या पता करण उसे कब मार दे, इससे अच्छा यही होगा वो चुपचाप मुस्कुराते हुए करण को अपना कॉफी कुर्बान कर दे। करण पूरी कॉफी पीकर मग को टेबल पर रखा, फिर अन्वी को देखकर कहने लगा, वाकई में तुम कॉफी बहुत अच्छा बनती हो। अब तुम्हारा दूसरा काम यही रहेगा, सुबह सुबह मुझे कॉफी तुम बनाकर दोगी, लेकिन याद रहे जिस दिन कॉफी मुझे पसंद नहीं आया उस दिन वापस से वो गर्म कॉफी के अंदर में तुम्हारा हाथ डूबा दूंगा। वो दिन याद है या फिर मैं वापस से याद दिला दूं। ये कहकर वो शैतान भरी नजरों से अन्वी को देखा। करण की बात सुनकर अन्वी घबरा गई, लेकिन वह अपनी घबराहट को छुपाकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए करण को देखकर कहने लगी, अरे अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
मैं आपको रोज अपने हाथों से बहुत ही प्यार से कॉपी दूंगी बनाकर। ये कहकर वो जल्दी से प्राइवेट रूम के अंदर चली गई, क्योंकि उसे इस समय करण से काफी डर लग रहा था। अन्वी को खुद से डरते हुए देखकर करण को काफी मजा आया। वो यही चाहता था अन्वी उससे डरती रहे। भले ही अन्वी की फैमिली को करण ने वादा किया था अन्वी को वापस से उसकी उड़ान तक पहुंचा कर रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। करण उसे अपना कर उसकी मदद करेगा। वो बस अन्वी की इसीलिए मदद कर रहा है क्योंकि अन्वी के साथ सच में गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो वो उसे सही जरूर करेगा। अन्वी की जगह अगर कोई और लड़की होती और करण को उसके बारे में पता होता तो वो उसकी भी मदद करता। ये सोचकर करण अपनी जगह से उठा, फिर खिड़की के पास जाकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। अन्वी प्राइवेट रूम में आकर रिहान के पास आई। रिहान अब उठ चुका था। जब उसने अपने मम्मा को देखा तो वो मुस्कुराकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, मम्मा मेरी नींद पूरी हो गई, अब जल्दी से घर चलो, मुझे होमवर्क बनाना है क्योंकि आज मैंने अब्सेंट कर दिया तो मेरा दोस्त मुझे पढ़ाई के लिए कॉल करेगा। वो मुझे बताएगा आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ है। रिहान की बात सुनकर अन्वी की घबराहट जो थोड़ी देर पहले थी वो गायब हो गई। वो मुस्कुराकर रिहान को अपनी गोद में उठाई, फिर उसके गालों पर किस करते हुए कहने लगी, हाँ बेटा अब हम घर ही जा रहे हैं, डैडी भी तैयार हैं। हम बस आपको ही लेने आए थे, आप तो उठ भी गए हैं। चलिए अब हम घर चलेंगे, फिर आपकी मम्मा आपसे मदद करेगी होमवर्क बनाने में। ये कहकर अन्वी रिहान को अपनी गोद में ली। रिहान को लेकर अन्वी केबिन में आई। करण भी अपना कोट पहनकर तैयार था। करण ने अन्वी को देखा तो वो उसका हाथ पकड़ के केबिन से बाहर निकला। केबिन से बाहर निकलते ही करण की नजर रिहान पर गई जो उसके पास ही आ रहा था। रिहान ने करण को तैयार देखा तो वो मुस्कुराकर करण से कहा, चलो अच्छा है तुम खुद बाहर आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कार तैयार है, अब हमें घर के लिए निकलना है। ये कहकर वो करण के साथ आगे बढ़ा। अन्वी भी करण के साथ थी, इसी वजह से वह करण के साथ ही आगे चले जा रही। कुछ एम्प्लॉय घर जा चुके थे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय वहां रहकर अपना काम कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि करण ने कुछ हाई एम्प्लॉय को ज्यादा काम का प्रेशर दिया हुआ था। उसकी नई डील बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस वजह से उसने वह सारे एम्प्लॉय की इनकम भी बढ़ा दिया जो एम्प्लॉय यहाँ देर रात रहकर काम करते। यही वजह थी उन सारे एम्प्लॉय का देर रात तक काम करने का। इस समय अन्वी रिहान और करण के साथ कार में बैठी हुई थी। रिहान आगे बैठकर कार चला रहा था। अन्वी का ध्यान इस समय अपने बेटे रिहान पर था जो फोन में गेम खेलने में बिजी था, साथ अपनी मम्मा को सिखा रहा था। वही करण अपने फोन में कुछ डिटेल चेक कर रहा था। आगे बैठा रिहान आगे देखकर करण से कहा, क्या कल तुम जाओगे या फिर मैं चले जाऊं? करण का ध्यान इस समय फोन पर था। जैसे ही उसने रिहान की बातों को सुना तो वो अपने फोन को बंद करके रिहान की तरफ देखकर कहा, कल तुम उस काम के लिए चले जाना जिस काम के लिए मैंने तुमसे कहा है। बाकी पार्टी में मैं चले जाऊंगा क्योंकि इस बार जो पार्टी हो रही है वहां पर मेरा जाना भी जरूरी है। रिहान ने करण की बातों को सुनकर कहा, ठीक है तुम पार्टी में चले जाना, मैं बाकी का काम देख लूंगा। वैसे भी मुझे उस पार्टी में जाने का मन नहीं था, अच्छा हुआ तुम खुद जा रहे हो वहां। ये कहकर वो फुल स्पीड में कार चलाने लगा। रिहान फुल स्पीड में कार चला रहा था, लेकिन अचानक से उसकी कार धीरे धीरे करके खाली सड़कों पर जाकर रुक गई। ये देखकर रिहान हैरान रह गया क्योंकि उसकी कार ऐसे ही कभी भी कहीं भी नहीं रुकती। वह कहीं भी जाने से पहले कार की रिपेयर जरूर करवाता था और आज अचानक से उसके कार रुक गई। पर उसने ज्यादा ना सोचकर अपनी कार से बाहर निकला और आगे जाकर चेक करने लगा आखिर क्या दिक्कत हुई है। करण भी थोड़ा हैरान था कार को रुकते हुए देखकर, लेकिन रिहान को बाहर जाते हुए देखा तो वो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। 5 मिनट बीत चुके थे लेकिन रिहान ने अभी तक नहीं बताया क्या प्रॉब्लम हुई है। ये देखकर करण कार से बाहर निकला। इससे पहले कि करण रिहान से कुछ कहता, उसकी नजर रोड पर पड़े हुए कील पड़ गई। इतने सारे कील को अपने कार के नीचे देखकर करण की आंखें छोटी हो गई क्योंकि वही कील की वजह से उसकी कार से टायर की हवा निकली और उसकी कार ऐसे ही बीच रास्ते में रुक गई। लेकिन ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता है। ये सोचते ही करण ने एक नजर रिहान को देखा। रिहान का ध्यान इस समय कार के बोनेट पर था क्योंकि उसे समझ नहीं आया आखिर उसके कार में क्या प्रॉब्लम हुई है। इससे पहले वह करण को देखता, अचानक से उन दोनों के ऊपर किसी ने बंदूक से हमला करना शुरू कर दिया। हमले की आवाज इतनी जोर से थी कार के अंदर बैठी अन्वी भी हैरान रह गई।
उन हमले की आवाज सुनते ही करण रिहान जल्दी से कार के पीछे जाकर छुप गया, क्योंकि इस समय उन दोनों को बंदूक की गोलियों से बचना था। अगर एक भी गोलियां उसे लगी तो बहुत ज्यादा ही खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में रिहान भी उसी कार में मौजूद था। कार के अंदर बैठा रिहान जो अपने फोन में गेम खेल रहा था, जब उसने हमले की आवाज सुना तो वो अपनी मम्मा को देखकर कहा, मम्मा ये किस चीज की आवाज थी, डैडी कहाँ है और चाचू। अन्वी रिहान की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया आखिर वह क्या जवाब दे। वो इतना तो जानती थी हमला क्यों हो रहा है। जब से उसे करण का शैतानी रूप पता चला है तो जाहिर सी बात है करण के पीछे बहुत सारे दुश्मन जरूर होंगे। ऐसे में करण के ऊपर हमला होना कोई मामूली बात नहीं है। ये सोचकर अन्वी रिहान को देखकर कहती, कुछ नहीं बेटा, हो सकता है कोई चोर भाग रहे होंगे और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप चुपचाप अंदर ही बैठे रहो। एक काम करो, आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, इससे आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये कहते ही अन्वी जल्दी से अपने पर्स में से एयरफोन निकाली, फिर रिहान के कान में लगा दी। ईयरफोन लगाकर अन्वी चैन की सांस लेती, क्योंकि उसे इस समय अपने बेटे रिहान की टेंशन थी। जब वह देखी रिहान ईयरफोन लगाकर वापस से अपने गेम पर फोकस किया, तब वो धीरे से अपने तरफ का शीशा खोली और सामने का नजारा देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां पर कोई दिखा ही नहीं उसे। इस समय कार के पीछे खड़ा करण और रिहान अभी भी वहीं थे। वह दोनों कार के अंदर हो रहे सीन को पूरी तरह से देखा। करण ये देखकर हैरान था। अन्वी ये सब देखने के बाद भी उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़काई नहीं, उल्टा उसके बेटे को प्रोटेक्ट। रिहान ये सब देख ना ले, इसके लिए उसको अपनी बातों में उलझा दी। रिहान ने करण से कहा, तुम्हारे पास तो बंदूक है ना, उसे जल्दी से निकाल कर उन सभी पर शूट करो, क्योंकि तुम्हारा ये करना अभी जरूरी है। तुम अपने बेटे की फिक्र मत करो, भाभी ने उसे अपने तरीके से समझा दिया है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, अब हमला कर सकते हो। रिहान की बात सुनकर करण ने अपने पॉकेट से गन को निकाला, फिर जल्दी से उन सभी आदमियों पर हमला करने लगा जो सारे लोग उस पर हमला कर रहे थे। ये सब लोग करण से काफी दूर थे, लेकिन करण की आंखें शैतानों वाली थी। कितना भी दूर इंसान क्यों ना हो, करण उसे पूरी तरह से अपने सामने ही देखता है। जो लोग करण और रिहान के ऊपर हमला कर रहे थे वह काफी दूर थे, लेकिन धीरे धीरे करके वह सभी लोग उन दोनों के करीब आने लगे। जब रिहान ने ये देखा तो उसने करण से कहा, मैं काम करता हूँ, आगे जाकर और भी बंदूक लेकर आता हूँ, क्योंकि एक बंदूक से हमारा काम नहीं बनेगा, वो लोग एक नहीं अनेक है। ये कहते ही रिहान जल्दी से आगे जाकर ड्राइवर सीट के पास में रखे 2-3 बंदूक को अपने हाथों में लेकर जल्दी से करण के पास आया, फिर उसकी मदद करते हुए उन सभी लोगों पर हमला करने लगा। दोनों तरफ से जंग छिड़ चुकी थी। ये हमला दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि करण सिर्फ 2 आदमी और वो दूसरी तरफ से कम 30 आदमी। ऐसे में 30 आदमियों की बंदूक की आवाज काफी शोर शराबे वाली थी। कार के अंदर बैठी अन्वी जो खिड़की से देखने की कोशिश कर रही थी, उसे अब जाकर सभी लोग नजर आए। उन सभी के चेहरे पर नकाब थे, जिस वजह से अन्वी को उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं दिखा। वह तो करण और रिहान को ही देखे जा रही थी। उसे तो इस समय रिहान और करण की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो ये भी देख पाई कैसे वह दोनों अकेले हैं और दूसरी तरफ से इतने सारे लोग। करण ने अपनी तरफ से गन चलाकर उन 30 लोगों में से बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। ये देखकर रिहान ने करण से कहा, मैं दूसरी तरफ से जाकर पीछे से उन सब पर हमला करता हूँ, तुम आगे से इन सब को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। ऐसे में इन सब को एक बार में मार गिराने का अच्छा मौका मिलेगा। ये कहते हैं रिहान चुपके से दूसरी तरफ से जाने लगा। करण रिहान की बात सुनकर एक नजर उसे देखा। जब वो रिहान को जाते हुए देख रहा था, तभी एक बंदूक की गोली सीधे करण की हाथों पर लगी। जैसे ही वो गोली उसके हाथों पर लगी, उसे हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन कार के अंदर बैठी अन्वी ये सब पूरी तरह से देख चुकी थी। करण इस समय उसकी खिड़की के पास ही खड़ा था। हाथ में गोली लगने की वजह से उसके खून की बूंदें कुछ अन्वी के चेहरे पर भी आया, लेकिन इस बात से अनजान अन्वी की नजर इस समय करण के हाथों पर थी, जो कि पूरी तरह से घायल हो चुका था। अपने चोट को देखकर करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने घायल हाथों को इग्नोर किया, फिर अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर
उन सभी लोगों पर जल्दी जल्दी शूट करने लगा। पीछे गया रिहान भी मौका देखते ही उन सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रिहान और करण ने उन सभी लोगों को मार गिराया। अब तक हमला पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब कहीं से भी बंदूक चलने की कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर अन्वी समझ गई हमला बंद हो गया। वो ये सोच रही थी, तभी उसकी नजर सामने मिरर में खुद के चेहरे पर गई। खुद के चेहरे पर खून की बूंदें देखकर एक पल के लिए अन्वी घबरा गई, लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ ये खून की बूंद करण के हाथों की चोट की है। वो जल्दी से अपने दुपट्टे को हाथ से ली, फिर चेहरे को साफ करने लगी। वह नहीं चाहती थी उसके इस चेहरे को देखकर रिहान कोई भी तरह का सवाल करे। रिहान ने देखा सभी लोग मर चुके हैं। वो भागकर करण के पास आया। जैसे ही करण के पास आया, उसकी नजर करण के घायल हाथों पर गई। उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर रिहान परेशान हो गया। रिहान को परेशान देखकर करण ने उसे कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये मुझे कोई पहली बार गोली नहीं लगी है, मैं इस तरह की गोलियां पहले भी खा चुका हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जाकर पता करो ये किसके भेजे हुए आदमी थे। मुझे जल्द से जल्द उस इंसान का नाम चाहिए। ये कहकर रिहान गुस्से में अपनी कार के पास गया, फिर अपने सीट पर जाकर बैठ गया। करण के चेहरे पर कोई भी दर्द का एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर अन्वी हैरान थी। अन्वी को अगर हल्की सी चोट लगती थी तो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं दर्द दिखता था, लेकिन इतना बड़ा चोट लगने के बावजूद भी करण के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आए। रिहान जो एयरफोन लगाकर गेम खेला था, जब उसने देखा उसके डैड कार के अंदर बैठ गए तो मुस्कुरा कर उसे देखकर कहा, डैडी क्या पुलिस अंकल को चोर मिल गए। ये कहकर रिहान करण की गोद में जाकर बैठ गया और उसका वही हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में उसे चोट लगी थी। जैसे ही रिहान ने करण का चोट भरा हाथ पकड़ा, अन्वी के मुंह से अचानक से हल्की सी चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे रिहान करण का हाथ पकड़ा और दर्द उसे महसूस हुआ। वो पूरी तरह से देख पा रही थी किस तरह से करण के हाथों पर चोट लगी है और रिहान उसी के हाथों के ऊपर हाथ रखा है, लेकिन करण को इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। करण अन्वी के इस चीख को सुनकर हैरान था। वह भी समझ गया अन्वी की अचानक से चीख क्यों निकल गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया उसकी चोट को देखकर अन्वी क्यों घबरा रही है। उसे तो खुश होना चाहिए उसके चोट को देखकर, लेकिन अन्वी के घबराए हुए चेहरे को देखकर करण की नजर शैतानों की तरह अन्वी पर चली गई। करण एक नजर अन्वी को देखा, फिर अपने बेटे रिहान को देखकर कहा, हाँ बेटा, पुलिस अंकल को उसका चोर मिल गया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। रिहान करण के बात को सुना तो मुस्कुरा कर उसे गले लग गया। रिहाना के गले लगा तो अचानक से करण की आंखें दर्द से बंद हो गई। थोड़ी ही सही, लेकिन उसे दर्द जरूर महसूस हुआ। जब अन्वी ये देखी तो वो जल्दी से करण की गोद से रिहान को लेकर अपनी गोद में बिठा ली। फिर रिहान से कहने लगी, बेटा अभी आपको मम्मा के पास रहना चाहिए। आपको पता है अभी हम घर जाएंगे, फिर मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी। अन्वी की बकवास बातों को सुनकर करण तिरछी नजर से उसे देखा, लेकिन वह इतना तो समझ गया अन्वी रिहान को क्यों उससे दूर की। कहीं ना कहीं उसे ये देखकर अच्छा लगा। इस समय पर अन्वी उसके बैठे को संभाली, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया जिस वजह से वो शैतान भरी नजरों से अन्वी को देखा। थोड़ी ही देर में करण की कार आहूजा मैंसन में आकर रुकी। अन्वी काफी समय से करण के एक्सप्रेशन नोटिस करी थी। वो देखना चाहती थी इतने दर्द में होने पर भी करण कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अभी तक तो गोली लगने पर लोग बेहोश हो जाते, लेकिन यहाँ करण जैसा शैतान बड़े आराम से बैठा हुआ है। वो इतने आसान से ऐसे बैठा है जैसे ये गोली तो उसके लिए मामूली है। रिहान कार रोकते हैं, बाहर निकला, फिर अन्वी को देखकर कहने लगा, भाभी आप रिहान को लेकर कमरे में जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये कहकर रिहान करण के बाहर निकलने का इंतजार किया। जैसे ही करण कार से बाहर निकला, उसे अपने साथ लेकर वहां से चले गया। अन्वी अभी भी कार में ही बैठी हुई थी। वो तब तक कार में बैठी रही जब तक उसकी आंखों से करण और रिहान ओझल नहीं हुआ। वह दोनों ही वहां से जा चुके थे। ये देखकर अन्वी रिहान को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर चुपचाप घर के अंदर चली गई। हालांकि उसे ये जानने की इच्छा थी आखिर रिहान करण इस समय कहाँ गए हैं, क्योंकि वह दोनों घर के अंदर ना जाकर घर के पीछे वाले रास्ते से कहीं और ही चले गए।
हालांकि अन्वी उन दोनों के पीछे नहीं जा सकती थी। वह जानती थी अगर वह पीछे गई तो पक्का पकड़ी जाएगी। एक तो पहले ही करण के पर्सनल जगह को वह देख चुकी है, वो तो भला हो करण उसे देखा नहीं। ये सोचकर अन्वी रिहान को लेकर घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसकी नजर हॉल में बैठी हुई करण की चाची पड़ गई। किरण मल्होत्रा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। जैसे ही उन्होंने अन्वी को देखा तो अपनी जगह से उठकर अन्वी के पास आकर कहने लगी, मैं तुम्हारा यहाँ और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी। मेरा तो मन हुआ मैं अपने कमरे में चली जाऊं, लेकिन आरोही माँ का ऑर्डर था जब तक तुम आओ नहीं तब तक मैं यहाँ से ना जाऊं। उन्हें तुमसे कुछ काम है, इसीलिए अब तुम रिहान को मुझे दे दो, मैं उसे कमरे में सुला दूंगी। तुम आरोही माँ के कमरे में चली जाओ, वो काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कहकर किरण मल्होत्रा अन्वी के हाथों से रिहान को ली, फिर उसे वहां से लेकर चली गई। किरण आहूजा की बात सुनकर अन्वी चुपचाप खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया इस समय आरोही मल्होत्रा उसे अपने कमरे में क्यों बुलाई है। जहां तक उसे पता है आरोही आहूजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती है। ये सोचते ही अन्वी एक गहरी सांस लेती है। उसे पता तो नहीं आखिर आरोही आहूजा ने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन अब बुलाई है तो उसे जाना भी पड़ेगा। ये सोचकर वो चुपचाप आरोही मल्होत्रा के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस समय आरोही मल्होत्रा अपने कमरे में बैठकर अपने पति देव मल्होत्रा से बातें कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर दरवाजे के पास घड़ी अन्वी पड़ गई तो उनकी आंखें छोटी हो गई। हालांकि अन्वी को उन्होंने खुद ही बुलाया था, लेकिन अन्वी का चेहरा देखना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। देव मल्होत्रा भी अन्वी को देख चुके थे। वो समझ गए आरोही मल्होत्रा अन्वी को देखकर गुस्सा क्यों हुई। उन्होंने आरोही आहूजा के हाथों को पकड़कर पलके झपका दिए। अपने पति के इशारे को देखकर आरोही मल्होत्रा लंबी सांस लेती, फिर अन्वी को कमरे के अंदर बुलाती। अन्वी घबराई हुई थी। इस समय उसे डर लग रहा था, ना जाने उसने कौन सी गलती कर दी जिस वजह से आरोही आहूजा उसे बुलाई। इससे पहले कि अन्वी उन्हें कुछ कहती, आरोही मल्होत्रा टेबल पर रखे एक थाल की तरफ इशारा करते हुए कहती, वैसे तो मैं तुम्हें अपना बहू नहीं मानती हूँ, लेकिन तुम एक तरफ से करण की पत्नी हो, इसी नाते कल तुम्हें करण के साथ कुल देवी मंदिर जाना है और वहाँ पति पत्नी के जोड़े की तरह माता के दर्शन लेने हैं। ये टेबल पर कुछ सामान रखे हैं, इसमें रखी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारे तुम्हें कल पहनने हैं। याद रहे, इसमें जितने भी चीज है वो सब कुछ पहनना होगा। आरोही मल्होत्रा की बात सुनकर अन्वी की नजर टेबल पर रखे हुए थाल पर गई, जो एक लाल कपड़े से कवर किया हुआ था। ये देखकर अन्वी समझ गई इसमें जरूर पूजा में पहनने वाले कपड़े और जेवर होंगे। वो चुपचाप थाल को उठाई, फिर आरोही मल्होत्रा को देखकर कहने लगी, ठीक है दादी, अगर आप ये चाहती है तो मैं ये भी करूंगी और कोई काम हो तो आप मुझे बता दें। अन्वी की बात सुनकर आरोही मल्होत्रा एक नजर अपने पति देव मल्होत्रा को देखी, फिर अन्वी को देखकर कहने लगी, जितना आसान तुम समझ रही हो इतना आसान नहीं है। अब जब तुमने करण से शादी कर ही ली है तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो एक पत्नी का धर्म होता है। कल कुलदेवी मंदिर तो जाओगी, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले तुम्हें कठिन परीक्षाएं देनी होगी। वो कठिन परीक्षा क्या होगी वो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। मेरे बताने के बाद अगर तुमने मना की जाने से तो फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी करण की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाना। ये कहकर उनके चेहरे पर तुरंत शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी जो परीक्षाएं कुलदेवी मंदिर में जाने समय होती है वो अन्वी कभी नहीं कर पाएगी, और जब वह परीक्षाएं नहीं देगी तो जायज सी बात है पूर्व इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अन्वी शांत मन से आरोही आहूजा को देख रही थी। आरोही मल्होत्रा की बात खत्म हुई तो अन्वी मुस्कुराकर उनसे कहती, दादी अगर मेरी जान के अलावा कोई और परीक्षाएं होगी तो मैं जरूर दूंगी। मैं परीक्षाएं देने से कतराऊंगी नहीं, लेकिन अगर मुझे इस परीक्षाएं में अपनी जान देनी होगी तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जान में अब रिहान की जान बसती है। अन्वी की बात सुन के देव मल्होत्रा के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आई। वह जानते थे अन्वी और रिहान का जरूर कोई रिश्ता है, इसीलिए तो वो दोनों इतनी जल्दी इतना घुल गए। आरोही मल्होत्रा अन्वी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर की। वो अन्वी को देखकर कहती, वह तो वक्त बताएगा वहां जाकर तुम्हारी जान बचती है या जो 2 परीक्षाएं हैं जो तुम्हें खुद करनी होगी, लेकिन याद रहे इस बारे में तुम्हारे पति यानी कि करण को पता नहीं चलना चाहिए।
पहला परीक्षा मंदिर के दरवाजे के अंदर जाने से पहले जमीन पे आग रखी होगी। उस आग को तुम्हें पार करना होगा। जैसे ही तुम वह पार कर लोगी, आगे चलकर तुम्हें बर्फ का सीधी दिखाई देगा। उसके बाद तुम्हें वह पार करना होगा। जैसे ही तुम वह पार करोगी तो तुम सीधे कुलदेवी मंदिर के सामने होगी। मेरी बात याद रहे, इस बारे में करण को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वहां अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, तो वहां जाने के बाद तुम सोचना तुम ये कैसे करोगी। आरोही आहूजा की बात सुनकर अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जानती थी आरोही मल्होत्रा ये सब उसे सबक सिखाने के लिए कर रही है, लेकिन वह भी तो अपने माँ बाप की बेटी है। आराम से आरोही आहूजा को देख कर कहती, ठीक है दादी, मैं ये जरूर पूरा करूंगी। ये कहते ही वो अन्वी टेबल पर रखे थाल को उठाई, फिर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अन्वी कमरे से जा चुकी थी। ये देखकर देव मल्होत्रा थोड़ा गुस्से में आरोही मल्होत्रा को देखकर कहते, तुमने अन्वी से झूठ क्यों कहा? जहां तक मैं जानता हूं, कुलदेवी मंदिर के दरवाजे के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भगवान के भक्तों को परीक्षाएं देनी हो। क्या तुमने ये जानबूझकर अन्वी को कहा है? देव मल्होत्रा की बात सुनकर आरोही मल्होत्रा अपनी जगह से उठकर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप बस ये समझ लीजिए, भले ही वहां पर इस तरह की परीक्षाएं नहीं होती है, लेकिन मैं अन्वी से ये परीक्षाएं करवाऊंगी। मैं भी तो देखूं वो ये सब कैसे करती है। मैं जानती हूँ वो लड़की ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ बोलना बहुत आसान है, जब सामने होगा तो वो डर से भाग जाएगी। मैं तो बस चाहती हूँ ये लड़की इस घर से निकल जाए। अब उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। मैं भी तो देखूं ये लड़की कैसे ये परीक्षा पार करती है। ये कहकर आरोही मल्होत्रा वहां से बालकनी में चली गई। अन्वी अब तक अपने कमरे में आ चुकी थी। जब वो अपने कमरे में आई तो उसकी नजर बेड पर सो रहे हैं रिहान पर गई। अभी तक करण कमरे में नहीं आया था। ये देखकर पूर्ण भी उस थाल को टेबल पर रखी, फिर बेड पर जाकर बैठ गई। अन्वी बैठकर करण का इंतजार कर रही थी। तभी करण कमरे के अंदर आया। जैसे ही करण एक कमरे के अंदर आया, उसकी नजर बेड पर बैठी हुई अन्वी पड़ गई। अन्वी को अब तक जगे हुए देखकर करण की आंखें छोटी हो गई। उसे लगा था अब तक तो शायद अन्वी सो चुकी होगी, लेकिन वो गलत था। वो अपने घायल हाथों के साथ कमरे के अंदर आया, फिर अन्वी को देखकर कहने लगा, तुम अब तक सोई नहीं क्या? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी जिस वजह से तुम्हारी नींद उड़ गई। ये कहकर वो शैतानों की तरह मुस्कुराया। अन्वी इस समय कल के कुल देवी मंदिर के बारे में सोच रही थी। जैसे ही उसे करण की आवाज सुनाई दी, वो जल्दी से बेड से उठी, फिर उसे देखने लगी। लेकिन जब उसे याद आया करण ने अभी क्या कहा था, गुस्से में से देखकर कहती, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर आहूजा। मैं इसीलिए नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है और दादी ने कहा है आपको बता दूं, वरना मैं तो कब का सो चुकी होती। करण ने अन्वी की बातों को सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह उसे से कुछ कहता तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए थाल पर गया। थाल के ऊपर लाल कपड़ा रखा हुआ था, जिस वजह से करण को समझ नहीं आया उसके अंदर क्या है। वो अन्वी को देख कर कहा, इसमें क्या है और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? करण की बात सुनकर अन्वी की नजर उसी थाल पड़ गई, जिसे देखते ही अन्वी करण को देखकर कहती, ये मुझे दादी ने दिया है। उन्होंने कहा है कल मैं आपके साथ कुलदेवी मंदिर जाऊं। इसमें वही सब चीज रखे हुए हैं जो कल मुझे पहनने हैं। दादी ने मुझे कहा मैं आपको बता दूं, आपको भी मेरे साथ कल कुलदेवी मंदिर जाना होगा। मैं जानती हूं इस समय आप जाने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे मैं विनती करूंगी, दादी का मान रखने के लिए चलिएगा। अन्वी की बात सुनके करण की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अन्वी उसके इस छोटी सी चोट को देखकर चलने के लायक नहीं करी थी। ये सोचते ही करण गुस्से में अन्वी को देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा इस चोट की वजह से मैं चल नहीं सकता हूं? मेरे हाथों पर लगी है ना कि पैरों पर लगता है? तुम्हारा दिमाग सड़ पर ना होकर घुटने पर है। तभी तो कहती कुछ और, समझती कुछ और है। अगर दादी ने कहा है कुल देवी मंदिर जाने के लिए तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात याद रहे ज्यादा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए वहां। ये कहकर करण वॉशरूम चले गया। करण को वहां से जाते हुए देखकर अन्वी चैन की सांस लेती। उसे लगा था ये सब जानने के बाद कहीं करण कुल देवी मंदिर जाने के लिए मना ना कर दे, क्योंकि करण का रवैया ही यही था, सीधे मुंह पर मना करना। ये सोचकर अन्वी वापस बेड पर जाकर बैठ गई। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।